नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो क्राय द पिकॉक का जो नोवेल है, ये जो अनीता देसाई जी का नोवेल है, इसकी हम कंप्लीट जो एलेबोरेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर कंप्लीट चैप्टर वाइज सब तरीके से। इसको अपन ने फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक कवर किया है। लेकिन अब चूंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और बहुत ज़्यादा अगर किसी के पास टाइम भी नहीं है और एक ऐसी समरी चाहिए जिसके अंदर आप एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ सकें, अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकें, क्यों तो उस हिसाब के लिए, उस पर्पज़ के लिए मैंने इस समरी को बनाने का सोचा है। तो अपन एक पूरी चीज़ों को डिस्कस करते हुए, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए आप अपन एक समरी बनाएंगे जिससे हम जल्दी से कवर कर सकें कंप्लीट चैप्टर को। देखिए, वैसे तो आपको यूट्यूब पर हज़ारों समरीज मिल जाएंगी किराए द पिकॉक की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एग्ज़ाम फर्स्ट और विशेष तौर पे स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से यूज़फुल हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में देखिए फैक्ट्स पूछते हैं आपसे और लाइन से उठा के फैक्ट पूछे जाते हैं। अब 10 मिनट की समरी में आप कितना ही पढ़ पाएंगे, कितना ही क्या कर पाएंगे। फिर आपका एग्ज़ाम जो है उसका उद्देश्य भी हल ना हो पढ़ने का, तो फिर ऐसी समरी का क्या सेंस है। इसलिए भले ही से थोड़ी सी एक लंबी वीडियो अपने पास हो, 2 घंटे की, 3 घंटे की, लेकिन ये है कि काम हमारा पूरा हो जाए एग्ज़ाम के हिसाब से। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इस समरी को बनाने का निर्णय लिया है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और शुरू करेंगे क्राय द पिकॉक की समरी को। देखिए, स्टार्टिंग होती है इसकी जो नोवेल है, सबसे पहला जो इसका चैप्टर है वो है टोटो की डेथ और माया का उसमें दुख है। तो टोटो जो है वो माया का पालतू कुत्ता था। उसकी मृत्यु उस समय हो गई जब माया घर पे अकेली थी। उसका शव अप्रैल माह की गर्मी में धूप, कौवों और मक्खियों के लिए उगड़ा पड़ा था। चूंकि माया एक संतानहीन स्त्री थी, इसलिए वो सामान्य लोग जो अपने पालतू को जितना प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा वो टोटो को प्यार करती थी। उसने उसकी खुली स्थिर घूरती आंखों को देखा था। वो चीखी, बगीचे के नल की ओर दौड़ के गई ताकि उसकी आंखों की दृष्टि को धो दे। उसकी आंखों में जो सीन था टोटो की मृत्यु का, उसको धो दे। वो रोती चिल्लाती रही और फिर हार कर घर में चली आई। माया चाहती थी कि टोटो के शव को उचित ढंग से दफनाया जाए, लेकिन मेहतर जो था वो अपने भाई से मिलने गया था और शाम तक नहीं लौटा। कौवे जो थे उनको टोटो के शरीर के चारों ओर इकट्ठा देखकर माया के मन में कांटा सा चुभा और उसने सोचा कि वे जो कौवे हैं वे टोटो के शव, जैसे उसकी आंखें कुछ भी क्यों ना हो वो सब खा जाएंगे। उसने गहरी नीली देह वाली जो मक्खी है उसकी चमक देखी और उसे चक्कर आने लगे। तो इसलिए जो माली है, जो गार्डनर था उनका, उसकी पत्नी उसे घर के भीतर ले गई। तो शोक में माया जो है बहुत अकेली हो गई थी, बहुत लोनली फील करने लगी थी। तो माया जो है टोटो को बहुत अधिक प्यार करती थी, इसलिए उसे सांत्वना देने के लिए किसी की ज़रूरत थी। लेकिन उसका पति घर पे नहीं था, इसलिए वो कभी घर में हिचकियां भरती हुई पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। कभी वो बरामदे में यह देखने के लिए चली जाती कि उसका पति आ रहा है या नहीं। और जब भी वो बरामदे में जाती तो वो शव को देखे बिना नहीं रह सकती थी। अपने जो प्यारा उसका टोटो है उसका शव देखे बिना नहीं रह सकती थी, टेढ़ी टेढ़ी आंखें करके देखती थी। फिर शाम गौतम आता है शाम को, और गौतम जो है काफ़ी इंसेंसिटिव सा आदमी है अपनी पत्नी के प्रति। तो गौतम शाम को बहुत देर से आया और जैसे वह अपने घर आया उसने शरीर को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी। उसने बड़े औपचारिक और उदासीन भाव से काम किया, मानो उसके घर में पालतू कुत्ते के लिए कोई भावना ही नहीं थी। कुत्ते जो हैं अपने मालिकों को बहुत प्यार करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, और उन्हें अपने मालिकों का उतना ही प्यार मिलता भी है। लेकिन गौतम एक भावना विहीन आदमी है। अतः उसने लोक सेवा विभाग को फ़ोन किया, पीडब्ल्यूडी को फ़ोन किया था, और वहाँ के लोग शव को दफनाने या जलाने के लिए अपने ट्रक में उठा के ले गए। गौतम ने ऐसे जैसे उसका इस सबसे कुछ लेना देना ही ना हो ऐसे कहा कि चलो काम खत्म हुआ। और यह कहने से उसका आशय था कि टोटो का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसने दुनियादारी के ढंग से माया को सजा दी कि चाय पियो और रोना धोना बंद करो। अब जो माया है वो शोक में डूबी थी, लेकिन गौतम ने सारे मामलों को बातचीत में टाल दिया। उसने अपनी पत्नी की मानसिक व्यथा पर ध्यान तक नहीं दिया। नाश्ते के साथ लाई गई चाय उसके बगल में रख दी। अब चूंकि सूरज डूब चुका है इसलिए पर्दे डाल दिए गए थे, जिसका सेंस है कि टोटो की मृत्यु पे पर्दा डाल दिया गया था। आज की इस शाम को इसके पहले की शामों की तरह सब कुछ शांत
और औपचारिक था, लेकिन माया के लिए टोटो को बोलना असंभव था। वह असहाय ढंग से रोई, चिल्लाई और दरवाजे पर इसलिए दौड़ कर गई कि नींबू के पेड़ों के नीचे अभी भी वो खाट तो नहीं पड़ी है, ना या ना, या तो पड़ी भी नहीं है और खड़ी भी नहीं है, कम से कम सोच रही है कि वो दौड़ कर कहाँ जाए। माया सोच रही है कि वो कहाँ जाए इधर उधर। तो इस सब के बाद में भाई माया अपने घर में दुखी बैठी है तो एक वकील आ जाता है। तो जैसे ही जो गौतम है उसने माया को एक कप चाय पीने की सज़ा दी, वैसे ही उसको सूचना दी गई कि एक वकील मित्र उससे मिलने आया है। अब गौतम जो है वो ड्राइंग रूम में चला गया और माया से कहता है कि उसकी चाय ड्राइंग रूम में भेज दे। माया को सांत्वना और साथ की जरूरत थी, लेकिन गौतम ने उसकी भावनाओं को कुछ समझा ही नहीं। इस संयोग से माया को बहुत वेदना पहुंची। उसने देखा कि उसके पति को उसे कोई चिंता नहीं है। वह चीखी नहीं और अपने बिस्तर में मुंह दे के लेट गई। वो ठोटो सी, वो जो टोटो है, टोटो की छोटी सी और एकदम स्टिफ कड़ी पड़ चुकी जो शरीर है, जो डेड बॉडी है, उसके बारे में सोचती हुई अपने शयन कक्ष में चली गई। सौभाग्यवश वह नहीं जानती थी कि टोटो की देह जो है वो मेहतर के ट्रक में ले जाई गई, लेकिन उसे उस मेहतर का भय था जो अब उसको ट्रक को अपने साथ लाया था और पीछे छोड़ गया था एक टोटो की याद को। लेकिन उसे आभास हो गया और वो रोने धोने लगी फिर से टोटो की याद करके। गौतम का जो व्यवहार था ना, उसने उसके हृदय में बहुत गहरा घाव कर दिया था। अब याद करके तो रो ही रही है माया, लेकिन अब जो गौतम का जो नेग्लेक्टिंग बिहेवियर है ना माया की तरफ, उससे माया ज़्यादा दुख महसूस कर रही है। तो यहाँ से जो है अपना भाग 2 शुरू होता है इस जगह से। अभी तक अपना पार्ट 1 था जिसमें एक ही चैप्टर था। यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है। इसका चैप्टर 1 है कि माया का दुख और जो गौतम की उदासीनता है। तो इस भाग में माया ने अपने ऊपर की स्थिति का विश्लेषण करने का काम लिया। तो माया ने अपने मन की खूब सुनिश्चित शब्दों में कही है। उसके पालतू कुत्ते की मृत्यु की आकस्मिक घटना ने उसे उस एकाकीपन की याद दिला दी जो उसे अपने जीवन के पूर्व या पहले के भाग में भोगनी पड़ी। वो कहती है कि यह मेरे पालतू कुत्ते की मौत ही नहीं जिसका मैं आज शोक मना रही थी, बल्कि एक अन्य भी दुख था, विस्मृत, शायद ऐसा जिसे आज तक अनुभव नहीं किया गया था, जिसने मुझे निराशा से भर दिया गया था। देखिए, मुझे और मैं से यहाँ सेंस फर्स्ट पर्सन जो है ना, ये माया है। तो मैं कहकर खुद को संबोधित करती है अपने इसमें। जो अनीता देसाई जी ने आई जो इस्तेमाल किया है वो माया के लिए किया है। तो गौतम के व्यवहार ने उसकी भावनाओं को चीर फाड़ दिया था। और जिस तकिए पर वो अपना मुंह डाल के लेटी हुई थी वो बहुत कठोर था, गौतम की तरह ही कठोर था। गौतम की यूं लापरवाही भरी सलाह कि तुम्हें एक कप चाय की आवश्यकता है, उसने इस बात का खुलासा कर दिया कि वह मेरी वेदना को कितना कम जानता था। मेरी उंगली पर पहनने के लिए उसने मुझे दूधिया पत्थर की अंगूठी दी, पर उसके नीचे की अपारदर्शक त्वचा पर गौर नहीं किया। उन नीली शिराओं पर जो नसें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया, जो उस सोने के सेतु के बाहर चमचमाती थी। और जब हर बार मैं इसे देखती तो सुख के साथ मुस्कुराने से उसको धक्का लगता था। सोने की अंगूठी तो सुख होता था, लेकिन जब मुस्कुराती तो धक्का लगता ही। इसकी भावनाओं को तो गौतम ने ध्यान ही नहीं दिया। पति और पत्नी के बीच की यह जो अपोजिटनेस है, जो विपरीतता है, ये माया के मन पे घाव करती थी। एकाकीपन माया को पीड़ा पहुंचाता था और उसने कहा था कि यही वो चीज़ है जो मुझे दुख देती है, वो है इस घर में मेरा एकाकीपन। तो माया पे फिर टोटो की मृत्यु का प्रभाव दिखाया गया था कि जो टोटो था, माया कहती थी कि लोग कहते हैं कि संतानहीन स्त्रियां अपने को पालतू पशुओं के लिए अत्यंत प्रेम विकसित कर लेती हैं अपने अंदर। बिल्कुल ठीक यही माया का मामला है। टोटो की मृत्यु एक घाव के जैसा अनुभव है। वह जो अपने पति के द्वारा ठुकराई गई थी, विशेष तौर पर उसके लिए। तो उसने अपनी भीगी आंखों पर से बालों के डोरों को हटाया, यानी कि बाल की जो रटें आई हुई थी ना उसके चेहरे पे। इतने पर भी उसे ऐसी संवेदनाएं हो रही थी, ऐसा अनुभव हो रहा था मानो कोई सांप जो है अपनी नम लंबाई को उसके शरीर पर लपेट रहा हो और खोल रहा हो। जैसे ऊपर खड़ी एक शाख से बुराई या अशुभता उतर रही हो। जैसे कि एक विक्षिप्त मृत्यु हो जो तैयार न हो, जिसके आगमन की घोषणा ऐसी आवाज में हो जैसी नगाड़े की कान फोड़ देने वाली आवाज होती है। माया सोचती थी कि टोटो जो है वो बिना उपचार के मर गया। यही चीज़ उसे प्रताड़ित करती थी। वह पशु चिकित्सक के आने से पहले ही मर गया था। गौतम का विचार था कि पशु चिकित्सक ने इस मामले में पीड़ा की अवधि बढ़ा दी होती। माया सहमत हुई। फिर भी वह ठुमकती हुई बच्चों की तरह रोती रही और वो कहती रही कि हो सकता है वो मदद कर देता। ऐसी स्थिति में क्या है कि लोग प्राय ऐसा सोचते ही हैं कि अगर उन्होंने अलग तरीके से काम किया होता तो शायद अलग अच्छा होता। तो इस पर गौतम ने कहा कि अरे पर इसमें कोई आशा नहीं थी।
गौतम ने उसे विश्वास दिलाया कि टोटो को किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता था, और इससे उसे गौतम को एक प्रकार की राहत का अनुभव हुआ। लेकिन माया के अंदर एक संवेदना पैदा हो गई, एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही चाही गई संवेदना, कि अंधेरी गीली रात में टहला जाए उस गार्डन में, मेरे साथ में कोई आदमी हो जो एक लालटेन लाठी और कंबल लिए हो, जो माया का सपोर्ट कर सके। तो गौतम का जो एक कथन था ना कि भाई हम्म, ठीक है अब नहीं बच सकता था, इससे माया को और दुख होता था। लेकिन गौतम का जो कथन था, इसने कौन सा कथन था कि अब तक तो शव का अंतिम संस्कार कर दिया होगा, इसने माया का एक नया घाव खोल दिया। वह मानती थी कि टोटो का दहन बड़े असंस्कारपूर्ण ढंग से किया गया होगा। लोगों को यह बात दुख पहुंचाती है कि उनके किसी प्रिय व्यक्ति को सम्मानजनक ढंग से न दफनाया गया हो। माया को मालूम ही नहीं था कि भंगी की जो गाड़ी है उसके पालतू कुत्ते को ले गई थी, और तो फिर भी उसने उस मलिन भयावहता का आभास कर लिया था जिससे वह लेकर आई थी, और पीछे छोड़ गई थी किसकी, टोटो की याद को। वो फिर से रोने लगी। तो माया का दुख है जो बार बार अपने कुत्ते को देख के बढ़ता ही जा रहा है। अब गौतम जो है ना, एक बड़ा तथ्यात्मक आदमी है, और वो रिचुअल्स में, भाग्य में, परंपराओं में विश्वास नहीं करता। कर्म कांडों के प्रति गौतम की बड़ी घृणा है, जबकि माया को उनमें विश्वास है। गौतम के लिए तो किसी को दफनाने या जलाने से जुड़े जो कर्मकांड है ना, वो अर्थहीन औपचारिकताएं हैं, कि मृत शरीर को किसी ना किसी तरह जलना ही है ताकि वातावरण प्रदूषित ना हो। अतः उसने माया से पूछा कि क्या कारण है तुम्हारे विषय में इस तरह सोचने का चुनाव किया, कि तुम उन रहस्यमय लोगों में से एक हो जिन्हें तंत्र मंत्र में, बकवास अनुष्ठानों में और बचकानी साज सज्जा में, जिन्हें हम अपने मुर्दों को दफनाते हैं, ऐसी सांत्वना मिलती है तुमको। तो फिर उसने फिर एक अक्खड़पन से या तीखेपन से कहा कि मुझे तो हमेशा ये एक अत्यधिक मूर्खता जान पड़ती है, कि जो कि इसके जो उपयुक्त भी है, कि हम एक अर्थहीन जीवन को वैसे ही अर्थहीन अंत तक पहुंचा देते हैं। वे लोग तो ना भेड़ों के झुंड जैसे हैं। थोड़े ही लोग हैं जो इन पशुओं का नेतृत्व करते हैं, वे लोग जो तर्कशास्त्र और विश्लेषण कार्य में सक्षम होते हैं, और उन्हीं का महत्व होता है। गौतम जो है ना, वो अनैतिक और संदेहवादी था। वो बुद्धिहीन जनसामान्य और तो कम बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, और उनको और पशुओं को बड़ा तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखता था। माया उसके इस व्यवहार से बहुत घायल थी, और उसने पलट कर उत्तर दिया कि अरे गौतम, तुम्हारे लिए पालतू पशु चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे लिए तो वो एक संसार है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जीने की इच्छा कुछ अर्थ ना हो, लेकिन जब वे मर जाते हैं ना, तो वो भी चाहते हैं कि वो शान से मरें, कुछ इस तरह से मरें कि आदमी को युगों तक याद किया जाए। इसलिए तो माया है ना, वो तो बड़ा विश्वास करती है रिचुअल्स में, भगवान में, कुंडली में, भाग्य में, इन सब चीज़ों में माया का बड़ा विश्वास है। और गौतम का तो नहीं है। गौतम तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है। इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए, पर अब है तो है ही है। अनीता देसाई जी ने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है इस कैरेक्टर को। तो पर गौतम है ना, माया की इन किसी बातों का गौतम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गौतम अब भी अपने तर्कों पर डटा हुआ है, और मुड़कर ये कहता है कि ये पुरानी परंपराएं ना बुढ़िया गई हैं, और एक समय के साथ साथ नष्ट हो चुकी हैं। उसने गीता की बात की, जो उसके अनुसार हर विषय पर अनासक्ति का उपदेश दिया करती थी। अनासक्ति मतलब कि मोह ना होने का। और गीता कहती थी कि वे ठीक लुप्त होने के समय पर गंवारपन के सारे साज सामान को अपने सिरों से उतारकर लुप्त होने में सक्षम हो जाएंगे। किंतु माया ने इस बात का ये जो तर्क था इस तरह से काट दिया कि मृत लोग जो है ना, वो लुप्त नहीं होंगे, वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे और हमारे पद चिन्ह छोड़ जाएंगे। उसे याद आया कि उसने टोटो की सफ़ेद पूंछ के कटे हुए खंड की बात सोची, और फिर मुझे सिर पर छोटे से बेवकूफ़ी भरे गड्ढे या छल्ले की धब्बे की याद आई, और उसकी जो बेतहाशा बेतहाशा प्रसन्नता है, वो उसकी टोटो के फूंकने की, टोटो के इधर उधर खेलने की, पीठ के बल इधर उधर लेटने की। तो जब भी वो टोटो या जो है सुबह सुबह मुझे देखता था, मेरे पास दौड़ के आता था, और कितना खुशी से मेरी ओर झपटता था, मेरी ओर झपकता था टोटो। तो ये सब जो यादें हैं ना, ये लुप्त नहीं हुई, ये व्यर्थ नहीं हुई, ये उतने ही टिकाऊ हैं जितने कि तुम्हारे फैक्ट हैं। ये माया मानती थी कि भाई लोग जो हैं वो पुरानी चीज़ों से शक्ति, आनंद और सांत्वना आदि पाते हैं, और ये चाहते भी हैं कि वो सब चीज़ें उनके साथ में रहें। मैं चाहती हूँ कि ये कोमल संवेदनाएं मुझे अपने कपकपाती चंचलता में तब तक परेशान करें जब तक मेरे मन के उपद्रवों की जो भुनभुनाहट है, जो आवाज़ें हैं, वो शांत ना हो जाएं।
जब तक मुझे राहत ना पहुंच जाए और मैं अपनी भावनाओं से बाहर कदम रखकर सांझ के ऐसे संसार में ना आ जाऊं जहां पर वो घास अभी अभी छीली गई हो और गमलों में क्यारियों में अभी भी पानी डाला गया हो। तो माया तो अब भी उम्मीद करती है कि वो गौतम की जो यादें हैं वो अभी भी आए। तो लेकिन पर गौतम जो है ना, उसका भौतिकतावाद के प्रति माया की बहुत ज़्यादा घृणा है। माया बहुत नफरत करती है गौतम से कि आदमी इतना संवेदनहीन, इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए कि सारी संवेदनाएं खो दे, वो इमोशन ही ना बचे उसके अंदर। तो माया को लगा कि वैवाहिक जीवन के 4 वर्षों के दौरान गौतम में थोड़ी सी भी वृद्धि नहीं हुई है। वो हृदय की धड़कनों से हमेशा शून्य है और भौतिक प्रगति को अति वांछनीय उपलब्धि मानता है। यानी कि संसार में चीज़ों को पाना ही उसके लिए उपलब्धि है, धन दौलत जो भी शोहरत उसके लिए। जबकि माया के लिए बड़ी घृणास्पद बात थी। अतः उसने गौतम से झिड़की भरे स्वर में कहा कि तुम किस विषय में सोच रहे हो? क्या तुम उस आदमी के विषय में सोच रहे हो जो कल शाम तुमसे मिलने आया था? तुम उसने तुम्हें, मुझे विश्वास है कि 1 घंटा या उससे भी अधिक समय के लिए कार्यालय में रखा था। वह चाहता क्या था? फिर एकदम से माया मोड़ पलटती है कि नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। ये सब वही पुराने सड़े गले मामले में होगा, वही रुपया पैसा, घर की जमीन जायदाद, यही सब फालतू चीजें। वो जानती थी कि गौतम जिन चीजों के पीछे भागता है वे मृत और शुष्क हैं। वो लालसाएं, वो संवेग, वो दृढ़ विश्वास आदि उसके सूट, जो सूट पहनता था वो सूट और विवाह प्राप्तियों के संसार में अज्ञात है। यानी कि वही प्रेम प्यार और शोहरत वगैरह इस सब चीज़ों के पीछे भागता है गौतम। उसके भौतिकतावाद के संसार में रुपए पैसे के लिए हत्याएं की जाती हैं। प्यार और जीवन और आधारभूत जो वस्तु हैं, जैसे टोटो मर गया, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचता ही नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तो माया जो है ना, इस मत को मानती है कि प्रेम तो बहुत बेशकीमती चीज़ है। पर गौतम की इस बात से घृणा करती है कि गौतम ये समझता है कि प्रेम एक बड़ी फालतू चीज़ है। अब देखिए, 60 साल का एक बूढ़ा आदमी है, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है प्रेम के प्रति? वो किसी चीज़ में सक्षम नहीं रहा। अब अंगूर तो खट्टे होते ही हैं, तो कहानी तो हम सब ने सुनी है कि लोमड़ी के अंगूर खट्टे। तो जो जिस चीज़ को पा नहीं सकता उससे फिर वो घृणा करने लग जाता है, किसी तरह से उसको नकारने लग जाता है, कोई ना कोई उल्टे सीधे ऊट पटांग तर्क दे करके। तो गौतम ने माया के आधारभूत वस्तुओं के प्रेम को झाड़कर एक और सरका दिया। उसका मत यह था कि यथार्थवाद और आदर्शवाद जीवन के दो पक्ष हैं और सफल जीवन जीने के लिए उनके बीच समन्वय बहुत आवश्यक है। यदि स्त्रियां बच्चों का लालन पालन करती हैं तो उन्हें बच्चों को अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और प्रेम जो है वो नौजवानों का शानदार आदर्श है। इसलिए तुम पाओगे कि पुरुषों के लिए तो जो बिल आते हैं ना, घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल, खाने का बिल, उन सब से निपटना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और स्त्रियों के लिए इस संबंध में चिंता करना। वो सोचता था कि माया को टोटो का अभाव इसलिए खटकता है कि अब उसे उस खाली समय पर बोझ बन जाएगा। अब वो जो खाली समय है, जब गौतम ऑफिस चला जाता था और माया के लिए रह जाती थी, तो वो माया जो है वो याद करती थी टोटो को, इसलिए वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रही थी। उसने अपने को बुद्धिमान समझने वाले जो हथियार था उसको मूर्ख की तरह निष्कर्ष निकाला। और वो कहता है कि अपने आदर्शों के संसार की फालतू वस्तुओं पर दिल ले आना दिल दहलाने वाली बात है। और इतना ही दिल दहलाने वाली बात यह भी है कि वो फालतू वस्तुएं स्वयं आदर्श हैं। वो भूल गया था कि प्रेम सहारा या स्थिरता देने वाला बल है, कोई फालतू वस्तु नहीं है, जैसा कि वो इसको बता रहा है। भाई, माया और गौतम के बीच जो चौड़ी खाइयाँ हो गई थी ना, इन्होंने माया के एकाकीपन और अलगाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। माया फूट पड़ी और वो कहती है कि गौतम, मुझे उसका अभाव भयानक रूप से खटकेगा, टोटो का अभाव। उसने समझ लिया कि तर्क और विचार चर्चा से उसका आधारभूत चरित्र नहीं बदलेगा। अतः उसने प्रेम और भावनाओं के संसार में अकेले रहना चाहा। तो माया जो है, काव्य के प्रति प्रेम है, तो इसलिए उसने जो गौतम है उसका पति है, उसने उर्दू में एक शेर पढ़ा अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। भाई, इसका हिंदी में मैं आपको अनुवाद बता रहा हूँ कि आसमान का हर एक सितारा भी अगर एक दिन होता तो क्या होता। यानी कि कोई दुख दर्द होता एक दिल में तो क्या होता। हे ईश्वर, मुझे एक ऐसा दिल दे जो गम का एहसास कर सके। तो इससे ये लगा कि उसकी छाती के भीतर भी एक ऐसा दिल धड़कता है जो संवेगों से परिपूर्ण है। लेकिन उसने इस भ्रांति को तुरंत ही दूर कर दिया, ये कहकर कि हाल ही में उसे फारसी के एक शेरों का संग्रह मिला है, जिसमें वह समझता है कि थोड़ा सा कुछ उचित से अधिक पिछली शताब्दी का है और थोड़ा सा उचित से कम समसामयिक है। यानी कि आज के हिसाब से नहीं है, सब पुराने टाइम का है ये तो। जबकि इसके विपरीत में माया ने सोचा कि यह शेर जो है अंधेरे प्रकाश में अधर लटका हुआ है।
एक बूंद की तरह सितारों के प्रकाश को पकड़ते और टिपटिपाते हुए और तेजी से उस शेर ने उसे वह जिसे शाश्वत आनंद कहती है वो मिल गया उस शेर से। किसको? माया को। ठीक है, वो शेर सुना दिया, गौतम ने समझ लिया, ठीक है। अब माया ने भी फिर, गौतम ने देखो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है माया की भावनाओं पे, पर माया तो भाई दुखी है ही है उस चीज़ को लेकर के। अब इसके बाद जो है ना, वो माया को ज्योतिषी का आभास मिलता है। हमने समरी में देखा अल्बाइनो जिसको कहा गया है। वैसे अल्बाइनो होता है एक सूरजमुखी व्यक्ति। तो इस चैप्टर में एक सूरजमुखी व्यक्ति ही ज्योतिषी है। ठीक है, तो जब वो सोने गई तो उसने राधा कृष्ण का उच्चारण सुना, जो उसे फिर से समय की सुंदरता के बोध तथा उस असंभव विस्तार के संसार में ले गया। उसके मन में आया कि वह गौतम को आवाज दे, पर वो जानती थी कि उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। जिस समय वो चिंतन करती हुई लेटी हुई थी, तो उसे उस ज्योतिषी की छाया दिखी जिसने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा, या तो तुम्हारी या फिर तुम्हारे पति की 4 साल बाद दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा था कि तुम्हारी शादी के 4 साल बाद नक्षत्र ये भविष्य दिखा रहे हैं, और तुम्हारी आंखों के बीच का जो रिक्त स्थान है यही इसकी पुष्टि कर रहा है। चूंकि उसके वैवाहिक जीवन के 4 सालों का अंत नजदीक आ रहा था, इसलिए उसने सोचा कि उनमें से एक का दिन आ गया है। यानी कि अब तो या तो माया निपट जाएगी या फिर गौतम निपट जाएगा। इसके बाद है ना, फिर चैप्टर शुरू हो जाता है दूसरा। ये पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर आ जाता है। उसमें एक बिल्ली का कैरेक्टर दिखाया गया है, कैट का। तो ये सोचकर कि अगर माया को एक और पालतू पशु दे दिया जाए तो वह टोटो को भूल जाएगी, तो गौतम उसके लिए एक बिल्ली ले आया। लेकिन इस कैट ने माया की मित्र बनने से इनकार कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं इस पर मित्रता की स्थापना करूंगी, लेकिन इसके गुप्त सपनों का जब मैंने स्पर्श किया तो इसने मेरा तिरस्कार कर दिया। यह सुंदर थी, और मेरी आकस्मिक हलचलों, मेरे उच्च स्वर के जो आवाज़ें थी उनसे वो नफरत करती थी बिल्ली। माया ने देखा कि प्रेम सारे संसार पे विजयी होता है। उसने देखा कि कबूतरों के घोंसले अकस्मात ऐसे बच्चों से भर जाते हैं जो सारे दिन गुटरगू करते हैं, बड़बड़ाते हैं, ठुमकते हैं। उसका ध्यान कबूतरों के कारण भंग हो गया था, लेकिन किसी न किसी तरह उसे एहसास हुआ कि प्यार के लिए उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए ऐसा लगा उसे कि कबूतर ऐसे शब्द उससे कह रहे हैं, वो घातक शब्द कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जा, चली जा यहाँ से। यानी वो कबूतर माया को भगा रहे हैं वहाँ से। इसके बाद माया को अपने पिता की याद आ जाती है। तो प्रेम प्यार के विषयों में गौतम की इस ठंडेपन ने माया को इतना उदास और दुखी बना दिया कि वह इतिहास में देखने लगी। और उसने अपने पिता के घर जो बसंत ऋतु बिताई थी, यानी कि जो बचपन बिताया था, जो कि आजकल के समय से बहुत अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि उसके पिता बहुत वात्सल्य और प्यार से भरे हुए थे। उस समय की उसे याद आने लग गई। उसे याद आया कि लखनऊ का जो बसंत है ना, बसंत ऋतु लखनऊ की, वो बहुत भिन्न है। वो पेड़ों की छाया, जहाँ वो बहुत खुश रहती थी, वो प्रकाश, हल्का गुलाबी, चमकता गुलाबी, बैंगनी रंग का, नाशपाती के रंग का, गहरे रेड कलर का, वो सब कितना अच्छा था। फूलों के बीच में एक छोटी सी तितली पंख फड़फड़ाती थी। ऐसी सुबह जिसमें शानदार आवाज़ें सुनाई देती थी उसको, अच्छी अच्छी चिड़ियों की, वो शरबत जैसे कांच, वो आनंद जो है ना, वो माया को बड़ी सुख पहुंचा रहा है, बड़ा ही खुशी पहुंचा रहा है वो आनंद उस चीज़ को याद करके माया को। और माया के पिता थे भी बहुत मधुर और स्नेहपूर्ण। भाई जब भी कभी नौकरानी छुट्टी पे होती थी तो वो माया का ध्यान रखते थे। वो माया को जो है ना, वो एक ओक के वृक्ष की तरह रखते थे। इस चीज़ को याद रखना है हमको कि किसके वृक्ष की तरह रखते थे माया के पिता माया को? ओक ट्री की तरह। उनकी आंखों के जो सलवटें थी, वो उनका जो कोमल हृदय था, उसके अंदर माया के लिए बड़ा प्रेम था। माया को इस चीज़ का आभास भी था। उनका प्यार इतना गहरा था माया के प्रति कि लोग सोचते थे कि वो माया को बिगाड़ रहे हैं। वो ये भी कहते थे कि जो मेरी बेटी मुझसे चाहेगी ना, वो मेरे से मांग सकती है, वो पाएगी उस चीज़ को। यानी कि मैं मेरी बेटी को हर चीज़ ला के दूंगा। और माया इस चीज़ को लेकर बहुत खुश भी होती थी कि उसके पिता उसको घुमाने के लिए दार्जिलिंग ले जाएंगे। तो ये भी एक फैक्ट है कि उसके पिता उसको घुमाने के लिए कहाँ ले जाने की कहते थे? दार्जिलिंग। इसके अपोजिट में गौतम जो है वो गर्मियों में बाहर नहीं जाता था। जब उसने उससे दक्षिण भारत जाने को कहा, तो वो उस पर ताना मार के कहता है कि वो अपने पिता के साथ चली जा सकती है।
उसे याद हुआ कि माया के पिता का दार्जिलिंग जाने का प्रोग्राम है, तो वो और भी गुस्सा हो गया। माया को देखकर आघात लगा कि वह अकेला रहने को राजी है, जबकि माया गौतम को छोड़कर उसे गर्मियों में रहने देते हुए पहाड़ियों पर जाने को राजी नहीं है। यानी कि माया को इस बात का दुख हुआ है कि गौतम मुझे अकेला भेजने को राजी है लेकिन मेरे साथ नहीं चलेगा। गौतम का व्यवहार उसके पिता के व्यवहार से तीव्र विरोध में था, बिल्कुल अपोजिट था। उसे याद आया कि पिता के घर वे शहजादी की तरह से उन शानदार बातों की कल्पनाएं करती थी और वो शानदार दावतों का मज़ा लिया करती थी। और अंत में उसे याद आया कि उसके पिता उसके लिए एक रोकाट फल होता है, ऑरेंज जैसा होता है। कौन सा फल है ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो वो रोकाट एक फल है। तो माया के पिताजी जो हैं माया को उस रोकाट फल को छील के देते थे, और उनको ये काम करते हुए देखना ही माया को बड़े आनंद की अनुभूति देता था। इसके बाद है गौतम में जो है ना, संवेगों का अभाव तो था ही, साथ उसके परिवार में भी था। अभी तक तो माया यही सोच रही है कि फैमिली में भी संवेग नहीं है, आगे चल के कुछ सिचुएशन अलग निकल के आती हैं, पर अभी तक तो वो यही सोच रही है। वो सोचती है कि सिर्फ गौतम ही संवेगहीन नहीं है, गौतम का जो पूरा फैमिली है वही ऐसी है। वो प्रेम और संवेग या भावनाओं को छोड़कर दुनिया के किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। वे संसद में होने वाले विचार विमर्श पर बातें करते थे, घूस के मामलों पे, भ्रष्टाचार पे, व्यापारिक गठबंधनों पे, राजनीतिक संधियों पे, इन सब पे बात बात करते थे। लेकिन प्रेम और व्यक्तिगत जो संवेग थे उनके लिए उनके पास कोई भावनाएं नहीं थी। गौतम की माँ के पास असंख्य काम होते थे, जिनके बाद उनके पास प्रेम या कल्पना के लिए बस कुछ ही समय बचता था। गौतम के पिता को देश से बड़ा प्रेम है। वे बार बार जेल जाया करते थे, लेकिन वे परिवार में कोई रुचि नहीं दिखाते थे। परिवार का कोई भी सदस्य माया से किसी गंभीर विषय पर बात ही नहीं करता था। वे उससे केवल घर गृहस्थी की हल्की फुल्की बातें, जैसे बच्चों का खाना, घर में क्या खाना बनेगा, वो खरीदारी, शादी विवाह की बातें करते थे। क्योंकि जो माया है ना उनके लिए खिलौने जैसी थी, गुड़िया जैसी थी। गौतम के परिवार का जो वातावरण था ना, इतना इमोशनलेस था कि उसमें माया घुटन का अनुभव करती थी। वो जो फैमिली एनवायरनमेंट बनाने के सारे जो उसके प्रयास थे माया के, वो सब फेल हो गए थे। तो माया कहती है कि जब मैं बाहें फैलाकर उनकी ओर बढ़ी, तो वे सब किसी दूर की पृष्ठभूमि में पलट गए। अतः उसने कसम ली कि अब मैं फिर वहाँ नहीं जाऊंगी। यानी कि जब माया ने बाहें फैला के उसके फैमिली वालों का स्वागत करना चाहा, तो वो सब पीछे हट गए। माया के पिता उसके बचाव के लिए नहीं आ सके। उन्होंने उससे सांत्वनाप्रद शांति के साथ सब कहा कि सब ठीक हो जाएगा, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा माया। उसे याद आया कि वे उसे बचपन में से लाड़ प्यार से और इतने अच्छे शब्दों से सांत्वना दिया करते थे कि रोने चिल्लाने से क्या फ़ायदा, तुम इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो जाती हो, विश्वास करो बच्चे, ये सब तुम्हारे भले के लिए ही है। लेकिन वह जानती थी कि ऐसे वाक्यांश आज की स्थिति में उसे सांत्वना नहीं देंगे, क्योंकि ये तो मृत्यु का प्रश्न है। उसने समझ लिया था कि उसके पिता के पास कोई उत्तर नहीं है। जब उन्होंने उसे यह सलाह दी कि वह इस स्थिति को वो जीवन का एक भाग मानकर स्वीकार कर ले, माया के पिता ने सलाह दी थी कि जो शादी हुई है, इस चीज़ को वो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मान के स्वीकार कर ले। तो उस समय मातृत्व और पितृत्व की जो वेदना थी, उसकी जो दुख था, वो उसके होठों पे साफ झलक रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये सब चीज़ गौतम का और माया के पिता के प्रति माया का। अब माया जो है ना वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलती है, लीला से। तो जो माया है ना, उसको पेशेंस का और सहिष्णुता का जो सबक है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिला है। क्योंकि जब माया उससे मिलने गई थी, तो उसने देखा कि जो उसकी दोस्त है, सहेली है, उसका पति तपेदिक से पीड़ित है, टीबी से पीड़ित है, और वो चारपाई पे पड़ा रहता है, बेड पे पड़ा रहता है। और जो उसकी दोस्त है, सहेली के माँ बाप ने उसे चिट्ठी लिखना तक बंद कर दिया है, किसको, लीला को, क्योंकि उसने उनकी मर्जी के खिलाफ उस आदमी से शादी की थी। सहेली ने ऐसी छोटी लड़कियों को फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था जो अपने अपने शादियों की प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार वो सहेली अपनी कमाई पर जीवन यापन करने लगी। और इतना सब कुछ होते हुए भी वो उसके चेहरे पर बहुत मुस्कान थी, और वो अपने पति की सेवा करती थी। मैंने उसे दवा का एक गिलास अपने पति को पकड़ाते हुए देखा, और उसके पति को आराम करते हुए देखा। तो मैंने उसके इन कार्यकलापों में एक दर्द भरी कोमलता देखी, सहेली के में कोमलता जो लंबे दुख के कारण अब मूक हो चुकी थी, शांत हो चुकी थी, जो बड़ी सुंदरता तथा कड़वाहट से मुक्त थी।
उसे जो जो सहेली है उसे अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं थी। उसने माया के उसके यहाँ आने और सैर सपाटे पर घूमने जाने के निमंत्रण को ये कह के अस्वीकार कर दिया कि वह अपनी छात्राओं की गलतियों को ठीक करना चाहती है और उसी में वो सुख का अनुभव करती है। तो माया से उसकी सहेली कहती है कि तुम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती कि अपनी वो मंदबुद्धि जो स्टूडेंट है ना मेरी, उनके अज्ञान को खोल के उनके सामने ज्ञान की बातें करना कितना खुशी का एहसास देता है। अतः उसे अपना मन बहलाने के लिए किसी और मनोरंजन की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी। माया के मन में अपनी सहेली के बड़ा सम्मान का भाव जाग गया, अपनी जो फ्रेंड है उसके प्रति बहुत सम्मान का भाव जागा। किंतु जब मैंने उसे अपने पति की सेवा करते हुए देखा, तो ये देखा कि उसके बंद चेहरे पर कैसी सुंदरता ने प्रवेश कर लिया है कि जब माया की सहेली जो है अपने पति की सेवा कर रही है तो वो कितनी खुश महसूस कर रही है। तो माया को इस चीज़ पर कोई शिकायत या असंतोष नहीं रहा। बस उसे ये लगा कि जीवन का इसके लिए क्या अर्थ रह गया है उसकी सहेली के लिए। वो जो सहेली है उन व्यक्तियों में से एक थी जिसने की क्रूरतम परिस्थितियां देखी थी, और वो ये समझती थी कि जीवन के कठिनतम परीक्षा और कठिनतम जो पीड़ा है वो इंसान को सशक्त बनाती है और इसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। अब इसके बाद माया एक और दोस्त की कल्पनाओं में खोती है जिसका नाम है पॉम। अब पॉम जैसे माया की पुरानी सहेली है जिसका नाम रीजा है, तो ज़ैदा तो जो है ना वो एक प्रेम और बलिदान की मूर्ति है। लेकिन उसके अपोजिट जो कैरेक्टर था ना वो था पॉम का। पॉम दिखने में बड़ी पिंक कलर की थी, ब्राउन कलर का उसका शेड थी उसकी स्किन की, और बड़ी सुंदर थी और जीवन की सारी सुविधाएं थी पॉम के पास में। फिर भी वो अपने सास ससुर के साथ एक कमरे में रहने को, एक घर में रहने को ऐसा मानती थी वो एक घर में दो चूहे रह रहे हों। उसकी सास घर का काम इतनी मेहनत और नियमितता से करती थी मानो वो रसोई में ही पैदा हुई थी। इतने पे भी वो अपने पति पे जोर दिया करती थी पॉम जो है कि वो किसी नए फ्लैट में चलें। उसकी जो अलमारी है पॉम की, वो शानदार शानदार कपड़ों से भरी हुई रहती थी, फिर भी वो नए कपड़ों की डिमांड करती थी। मेकअप का उसके पास दुनिया भर का सामान था, फिर भी उसको इन चीज़ों में कमी महसूस होती थी। तो बहुत ही अपोजिट कैरेक्टर हो गए माया के ये जो है जैदा और पॉम। तो माया की जो ये सहेलियों के दो उदाहरणों से माया को ये जीवन दर्शन आया, इस जीवन का एहसास हुआ कि अगर आदमी चाहे तो अपने आप को किसी भी परिस्थिति में समायोजित कर सकता है। शादी जो है वो सरल परिस्थितियों में भी की जा सकती है और संपन्नता में भी, लेकिन इस संसार में प्रेम के बिना जीवित नहीं रहा जा सकता, और विशेष रूप से ऐसी लड़की के लिए जिसने अति लाड़ प्यार करने वाले पिता के प्यार का स्वाद चखा हो। ठीक है, यहाँ पे दूसरा चैप्टर खत्म होता है, फिर तीसरा चैप्टर शुरू होता है। मिसेस लाल की पार्टी है एक। ठीक है, तो गौतम जो है ना कि इस आशा से कि माया कुछ अच्छा अनुभव करेगी उसे वो एक मिसेस लाल की पार्टी में ले गया, लेकिन हुआ इसके अपोजिट। वो निराशा और अप्रसन्न होकर लौटी। मैंने सोचा था कि एक शाम तुम्हें बाहर ले जाकर तुम पर एक एहसान कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल दुख जो है तुम्हारा कम ही नहीं हुआ और उल्टा बढ़ ही रहा है। पार्टी में स्त्री पुरुषों के व्यवहार ने उसे घृणा से भर दिया। महिलाएं अपनी धन संपत्ति का प्रदर्शन करने और दूसरों को ही बताने का प्रयास कर रही थी। एक बड़ी सजी धजी महिला को श्रीमती लाल से यह पूछने के अवसर मिल गए कि क्या उन्होंने अपने छोटे बेटे के लिए आया रखी है कि नहीं रखी। मतलब दिखावटीपना है हर जगह। इस पार्टी में माया जो दुखी होके क्यों पहुंचती है अपने घर, क्योंकि दिखावटीपना देखती है, वो जीवन की वास्तविकता देखती नहीं है। और उनको वो जो सभ्य महिला थी ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी तो जो स्टैंडर्ड है रहने का बड़ा घटिया है, तुच्छ सा है। उनके घर पे एयर कंडीशन नहीं है, कंडीशनर नहीं है। तो जो मिसेस राज है ना अपने इस पक्ष में उन ग्रिल्स को दिखाने की कोशिश करती है जिससे उसने हाल ही में लगवाया था। ग्रिल्स मतलब खिड़कियों पे लगवाने वाली चीज़ें जो हैं, यानी कि बचाव कभी मिसेस राज अपना आया नहीं है, एसी नहीं है। तो मतलब ये दिखाना चाह रही है कि ऐसा नहीं है कि हम गरीब हैं, हमने हाल ही में ग्रिल्स लगवाई हैं अपने विंडोज़ पे। तो मिसेस जाल ने इस बात पर कि उन्होंने उनकी साड़ी बिगाड़ दी है, जैसे कुछ पेय गिरा दिया हो, हल्की सी भी उन्होंने चिंता नहीं दिखाई, वो जो सभ्य महिला है उन्होंने। लेकिन हाँ, जब मिसेस जाल ने उसे अपनी साड़ी को ठीक करने की कोशिश की तो वो जो सजी धजी महिला थी ना, वो सभ्य महिला,
उसको ये बात का पता चल गया कि मिसेस जारा जो हैं ये प्रेग्नेंट हैं, जबकि उनके पहले से ही बच्चे हैं, पहले से ही, और उनको दिख भी रहे थे वो बेड पे सोते हुए, परंतु सारी लड़कियां थी। और फिर वो सजी धजी महिला के जो सिख के पति है हरवंश सिंह, उसकी वजह से माया और ज़्यादा अप्रसन्न हो गई, और ज़्यादा अजीब फीलिंग हो गई उसके मन में। हरवंश ये दावा कर रहा है कि उसे ज्योतिष आता है, और माया के पिता जो हैं वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। माया के पिता के भी खिलाफ, और माया का जो ससुराल था, उन सब के लिए ज्योतिष फालतू की चीज़ थी, वो इस बात पे विश्वास नहीं करते थे। भाग्य जो था ना, वो शब्द था जो लंबे समय से माया ने नहीं सुना था, क्योंकि इस बात पर उसके घर परिवार में बैन लगा हुआ था, और माया के पिता ने इस चीज़ को निषिद्ध कर दिया था कि कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरे पिता ने उन सब जन्म पत्रियों को आग में झोंक दिया था। माया के हाथ से आया ने जो लिए थे जन्म पत्रियां वगैरह, जब वो पंडित के पास से आई थी, आया के हाथ में वो पत्रियां थी, तो उनको पिताजी ने हाथ से छीन कर और टुकड़े टुकड़े करके आग में फेंक दिया था। तो वो ये समझती है कि माया जो है, कि पिताजी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते, और जो कि वाकई में करते भी नहीं थे। हालांकि वो किसी भी तरीके से माया को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, पर वो फिर भी इस बात को माया को समझाना चाहते थे कि कर्म ही सबसे महान है, ये सब कुंडली वुंडली में कुछ नहीं रखा। तो उस दिन से ही इस शब्द का घर में उच्चारण भी नहीं किया गया, क्योंकि पिता ने बैन लगा दिया था, कोई भी भाग्य शब्द का, कुंडली शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। और ये शब्द विवाह के साथ भी उसके घर में नहीं आया, क्योंकि गौतम के लिए, जो कि एक ब्राह्मण और परंपरावादी है, ये शब्द जन्म से ही विदेशी थे गौतम के लिए। लेकिन उस सिख आदमी ने इतनी शेखी मारी कि उसने सही भविष्यवाणी की थी कि गौतम बीए की परीक्षा में प्रथम आएगा। और ये बात और है कि उसके सभी शिक्षकों और मित्र उसके संबंध में ठीक यही मत रखते थे, यानी कि मानते तो सब टीचर और स्टूडेंट यही थे कि गौतम फर्स्ट आएगा, लेकिन जो सरदार है हरबंस, उसने शेख ही मारी कि मैं तो कहता था, मैंने तो भविष्यवाणी की थी कि गौतम फर्स्ट आएगा। हालांकि गौतम बचपन से ही और कॉलेज के टाइम पे बहुत इंटेलिजेंट था, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट आना ही था, टीचर्स ने भी कहा था, पर सिक्के को तो अपनी शेख ही मारनी थी। और फिर उसने दावा किया था हरबंस ने कि गौतम एक बहुत बड़ा वकील बनेगा। लेकिन जो गौतम है अभी भी उसकी इस भविष्यवाणी के सच होने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है, और फिर वो कैबरे का, जो कैबरे डांस होता है ना लड़कियां करती हैं, उस चीज़ का सीन आता है कि इस पार्टी के अंत में माया को सबसे बड़ा आघात कैबरे नर्तकियों की इस कोशिश से लगा कि वो अपनी टांगों का, नितंबों का और अपने ब्रेस्ट का प्रदर्शन कर रही थी। बताना चाह रही थी कि देखो, ये मेरी छातियां हैं, वक्ष हैं, मेरी ब्रेस्ट हैं, कितने बड़े बड़े हैं, और जिनके चमकीले लेबल पे लिखा हुआ है कि ये मेरी टांगे हैं। जिस समय वो सिर के बल खड़ी हुई, कौन? वो कैबरे करने वाली मुख्य लड़की जो थी, उनकी जो लीडर थी, वो सिर के बल खड़ी हुई, तो उसकी टांगें उत्तेजक ढंग से ऐंठ रही थी, वो लहरा रही थी। इस अद्भुत रूप से जो भ्रष्ट हाव भाव थे उनके साथ वे उस नृत्य के नाम पे उछलती कूदती, पसीना पसीना हो रही थी, हाँफ रही थी, और सांस लेने के लिए उसके जो व्यथित रूप से गोलाकार फूले हुए नितंब हैं, उन पर उसका नियंत्रण था। यानी कि अपने जो हिप्स हैं उनको डाउन करके फिर वो गहरी सांस लेती, और ये दिखाती लोगों को कि देखो, ये मेरे हिप्स हैं, ये मेरे नितंब हैं, इन पर चोटी काटो। आकर्षित कर रही थी लोगों को अपने प्रति। वो नर्तकियां जबकि निर्लज्जता से अपने देह के अंगों का प्रदर्शन कर रही थी, वहां पे उपस्थित जो लेडीज और जेंट्स थे वो सब भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। एक मोटा आदमी बहुत सिसक के बोला, खूबसूरत खूबसूरत, शानदार कुतिया है ये। बिच बिच कहता है उसको, है ना। उस सिख ने कहा कि हमको तो पिछले हफ्ते यहाँ पे आना चाहिए था, जब यहाँ पे स्ट्रिप डांस हुआ था। स्ट्रिप डांस होता है, वैसे तो देखिए निर्वस्त्र डांस जो होता है ना, बिना कपड़ों के किया जाने वाला डांस, पोल डांस होता है इसमें, वो था। तो वो जो सभ्य महिला थी, उसकी पत्नी, कि क्या बोला क्या बोला। अब ऑब्वियस सी बात है, पति के साथ, पति जो है पत्नी के सामने इस तरह की बात करेगा कि पिछले हफ्ते यहाँ थे, यहाँ पे लड़कियों का नंगा नाच हुआ था, या स्ट्रिप स्ट्रिप डांस इसको बोलते हैं, देखिए यही कहा जाता है। अब बर्गर है पर कहा तो यही जाता है कि ये हुआ था। तो वो क्या क्या चिल्लाते हुए चली गई,
और उसने माया को बड़ी क्रूरता से कौनी मारी, ये दिखाने के लिए कि कैसा बिहेव कर रहा है इसका पति। इन अश्लीलताओं और कामुकतापूर्ण कला ने माया को बड़ा आघात पहुंचाया। वह ऐसे लोगों के बीच ना जा सकी। उसने जोर से कहा कि गौतम, अब मुझे घर जाना है। थकी हुई नर्तकियों के उछल कूद और नितंब घुमाने ने उसे रीछ के एक तमाशे की याद दिला दी, जिसमें रीछ अपने थके हुए पांवों पर थूथन को यानी कि मुंह को हवा में किए हुए खड़ा होता था। वो रूखे सूखे बालों वाला फूहड़ सा बूढ़ा और बिल्कुल शक्ति से शून्य होकर खड़ा हुआ था रीछ। उसे रीछ पे दया आई और उसने खाने को केले दिए थे, यानी कि बचपन का एक सीन याद आ रहा है माया को। उसने रीछ को खाने को केले दिए थे। दो केले लेके आई थी माया अपने दोनों हाथों में के पकड़ के। माया जो है ऐसी सुकोमल संवेदनाओं वाली स्त्री थी कि उसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस जो सीन था कि वो रीछ भूखा है, वो बेचारा रीछ कितना परेशान हो रहा है, वो इतनी ज़्यादा संवेदनाओं में डूब गई कि उसको नींद आ जाए, इसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा और डॉक्टर ने उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया। माया को ऐसा लगा कि उन नर्तकियों में से कोई भी ऐसी नहीं दिखाई दी जो ये सब करना चाहती हों। वे सब उसे बहुत अजीब दिखाई दी, इतने भयानक रूप से अजीब। माया ने सोचा कि उन्हें इस व्यवसाय में उनकी मर्जी के विरुद्ध उनके पापी रिश्तेदारों ने, उनकी सौतेली माँ ने धकेल दिया है। तो कुल मिला के ये जो दावत थी ये बहुत ही भयानक थी। बड़ा ही विचित्र सा वर्णन है इस दावत का। तो गौतम बड़ा असंवेदनशील है, वो घर वापस आ गए थे। माया वो दुख तो थी माया। तो ये दावत जो है वो भयानक थी, लेकिन गौतम को कोई बेचैनी नहीं हुई क्योंकि उसके लिए जीवन ऐसा ही था। पर माया के लिए जीवन इस तरह का नहीं था। तो उसने गौतम तो इस चीज़ को लेकर कोई खास कंसर्न था नहीं गौतम कि भाई माया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। परंतु इस चीज़ का प्रभाव तो पड़ ही रहा था माया के ऊपर बहुत अच्छा खासा। माया बड़ी दुखी भी थी इन सब चीज़ों को देख करके, समझ करके। तो कोई क्या ही कर सकता था इस चीज़ के संबंध में। दावत को लेके माया का जो पति है गौतम, उसको कोई बेचैनी नहीं हुई है क्योंकि उसका जीवन यापन इतना शिष्ट और संभ्रांत नहीं था जितना माया का था। और माया जो बहुत कोमल ढंग से पाली गई थी, इसलिए गौतम ने कहा कि एक ऐसी पार्टी जिसमें मेरा मेज़बान या मेहमान मेरे जितनी बुद्धिमानी के बराबर नहीं है तो मैं क्यों दुखी हूँ। साफ बात है, अगर कोई व्यक्ति गर्भावस्था को देखकर आंसू बहाकर कुछ प्रतिक्रिया करता है माया, तो कोई भी अदालत उसे गंभीर नहीं मानेगी। तथ्यों को स्वीकारना ही पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। वे इसलिए नहीं होते कि उन पर आंसू बहाए जाएं। माया को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसका पति शालीनता के भाव में बहुत शून्य है। उसने उसे झिड़क दिया। जीने का सारा सत्य उसके पास से यूं ही गुजर जाता है। मुझे हर किसी के लिए इतना अफसोस, तुम भी अबोध पति, यानी कि तुम अज्ञानी पति, मुझे हर किसी के लिए इतना अफसोस है कि इसे तुम जान ही नहीं पाए। ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति ने अपने जीवन के 70 साल कब्रिस्तान में बिताए हों, जैसे कि एक कब्र में जन्म लिया और दूसरी में मर गया। ये तो सब व्यर्थता है, बर्बादी है। एक जीवन इतना छोटा होता है कि इससे पहले कि तुम सच्चाई जान पाओ समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद जो मेन फैक्टर है ना इस पूरे चैप्टर का, पूरे नोवेल का, वो ये है कि माया अनसेटिस्फाइड है अपने पति से। प्रेम के लिए, संभोग के लिए बहुत ही अनसेटिस्फाइड है, बहुत ही असंतप्त है, दुखी है इस चीज़ की वजह से ही। तो फिर भी माया सोचती है कि भाई ठीक है, बावजूद इसके कि उसमें शालीनता का अभाव है, माया अपने पति को प्यार तो करती थी। अगर माताओं को अपने शिशुओं की, जबकि वो खाते पीते हैं, पैरों से चलने का प्रयत्न करते हैं, ऊटपटांग हरकतें देखते हैं, तो माया बच्चों की इन हरकतों को देख के माता को तो आनंद ही आता है। उसी तरह से उन व्यवहारिक मामलों में जब विचारों की बात होती है, भले ही वो हार जाती है उन सब चीज़ों पे और उसको ये सब एकाकीपन रखता है, बहुत ही गंभीर रखता है, फिर भी वो अपने पति के प्रति एक घृणा का जो भाव है वो विकसित नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं ये समझती है कि ठीक है, जो सा भी है, जो भी है तो मेरा पति ही। तो माया जो है वो अपने पति के साथ होने की बड़ी इच्छा करती थी, उसके पास होने की। उसके पास होने के लिए वो वस्त्र बदलती थी, तैयारी करती थी बड़ी जल्दबाजी से। लेकिन जब वो उसको जगाने गई तो उसने गहरी न खुलने वाली नींद में अपनी आंखें बंद कर दी गौतम ने। माया ने कपड़े चेंज किए, अपने पति के पास गई ताकि वो कुछ समय स्पेंड कर सकें साथ साथ। पर गौतम तो जो था वो सो चुका था उस समय तक। प्यार के लिए माया की जो चाहत है वो असंतुष्ट रह जाया करती थी। और जिस समय वो बिस्तर में पड़ी होती तो उसे याद आता कि किसी नव युवती के जो प्रेम के प्रस्ताव हैं
उनको कोई भी अजनबी होता तो कितना जल्दी स्वीकार करता है इन चीज़ को। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई महिला उसको इनवाइट करेगी टू मेक लव विद हर, तो कोई कौन मना करेगा। तो इस चीज़ को सोचती थी माया। इससे उसकी जो चाहत है बड़ी असंतुष्ट रहती थी। उसे याद आया कि एक नवयुवती जो जंजीर से बंधे एक सफ़ेद कुत्ते की जंजीर थामे एक नौजवान की ओर देख के मुस्कुराई। और यानी कि जब वो रास्ते पे चल रहे थे तो हमने देखा था ना कि अंधेरे में एक लड़की है जो कुत्ते को घुमा रही है सड़क पे, और कोई अजनबी उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे की ओर मुस्काते हैं। वो औरत भी उस नौजवान को देख के मुस्काई, और उसके उत्तर में वो भी मुस्काया और तेज तेज उसके पीछे चला। सफ़ेद कुत्ता जी, वो नवयुवती की तस्वीर उसके मन पे छाई रही, बार बार आती रही। संभोग के लिए उसकी अतृप्त इच्छा ने उसे इतना अधिक बेचैन कर दिया कि उसे डरावने सपना आने लगे। इस खुजलाने वाली आवाज़ करने वाली चारपाई पे मैंने फिर से डरावने सूरजमुखी मनुष्य के या अल्बाइनों के कल्पना का फिर से आह्वान किया, और जिसने अपने चारों ओर एक छाया की जाल बिछा रखा था। जैसे जैसे मैं वर्षों के प्रवाह के दौर में फिसलती जा रही थी, उसने मोर की पियाओं पियाओं की पुकार भी याद आई। प्यार के बिना वो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती थी। उसे लगा कि वह एक ऐसे जाल में फंस गई है जिससे निकल कर भाग नहीं सकती। उसके लिए कहीं कोई और दया नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत कठोर सत्य था और कोई भी दुख स्वप्न नहीं था। उसे लगा कि उसका हृदय जो है वो घायल हो रहा है। दुख के इस दौर में उसे लगा कि वो पागल हो गई है और उसे तुरंत सहायता की आवश्यकता है। उसका पिता, उसका भाई, पति कौन है आखिर मेरा रक्षक? मुझे किसी की तो आवश्यकता है। मैं मर रही हूँ जबकि मैं जीना चाहती हूँ। मैं जीने से प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, पर मैं मर रही हूँ। तो इस प्रकार माया एकाकीपन और असुरक्षा के भाव से गहराई तक पीड़ित थी। इसके बाद आता है चैप्टर 4। माया जो है ना, उसकी कविता में बड़ी रुचि थी, पर गौतम बड़ा उदासीन था। तो ये अध्याय दर्शाता है कि माया और गौतम के बीच बहुत चौड़ी खाई थी, क्योंकि उन दोनों की रुचियां बड़ी भिन्न भिन्न थी। उनके अनेक विषयों पर विभिन्न मत थे। इस अध्याय का आरंभ माया के कमरे के बाहर होने वाली एक पार्टी के संदर्भ में होता है। लोग उर्दू के शेर पढ़ रहे हैं। गौतम के कुछ दोस्त आए हुए हैं, वो उर्दू के शेर पढ़ रहे हैं। माया ने उर्दू कविता के लिए अपनी रुचि जो है ना वो पिता से पाई थी वसीयत में, जो कहा करते थे कि उर्दू जो है कविता, वो भावनाओं और स्मृतियों आदि को जगाने वाली है। इसे माया की बड़ी इच्छा थी कि वह पार्टी में शामिल हो, किंतु वो ये भी जानती थी कि गौतम जो है ना वो नहीं चाहता कि मैं अपने कमरे से बाहर रहूं। गौतम चाहता है मैं अपने कमरे में ही रहूं, और गौतम को ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगी। वो उर्दू शेरों पे होने वाली वाहवाही सुनती रही। गौतम पार्टी में था। उसने कविताओं की विषय वस्तु की बड़ी प्रशंसा की। हालांकि उसके शब्द जो हैं बहुत ज़्यादा चयनित हुआ करते थे गौतम के, फिर भी इसके विपरीत उसने उन भावनाओं को सहारा सराहा भी था, उनकी प्रशंसा की थी, वो जो लोग अच्छे अच्छे उर्दू की शायरियाँ पढ़ रहे थे। माया ने अपने आप को कमरे में सीमित रखा, क्योंकि वह जानती थी कि गौतम बड़ा कठोर और व्यंग्यपूर्ण मनस्थिति में था। लेकिन उसे लगा मानो वो कैद हो गई है। वो उत्पीड़न, वो भय, वो कैद, मेरे निजी तर्क की ये चार दीवारें जिनमें रहकर कोई भी दिन नहीं जिया जा सकता, और मृत्यु जो है वो सुनिश्चित है। अपनी इस निराशा की कोमल स्थिति में उसने एक शेर सुना। वो शेर क्या था कि अब वो शेर जो है ना वो बाहर गौतम की पार्टी में बैठे हुए लोगों में से किसी एक ने बोला है कि हे ईश्वर, तूने मुझे इतने गम दिए हैं, क्या उन्हें बर्दाश्त करने के लिए तू मुझे दूसरा दिल नहीं दे सकता था? ये शेर सुनती है माया, तो माया की इच्छा और बढ़ जाती है बाहर जाने की। तो माया को लगा कि इस शेर को लिखने वाला शायर जो है वो दुख के सपनों में उसका साथी है। भावनाओं के इस उद्वेग ने माया के सारे बंधनों को तोड़ दिया, और वो पार्टी में जाके शामिल हो गई। उसे लगा कि ये पार्टी फुर्सत में बैठे सज्जनों और इन सुरक्षित आदमियों का छोटा सा समूह है। गौतम ने भी जोर से कहा ताकि माया सुन ले कि यह कविता वास्तव में आनंद प्रदाता है, क्योंकि यह हमारे रोज के जीवन से असंबद्ध और अर्धशिक्षित पुरुषों के गंवारपन या फिर दृष्टि या ढीठ स्त्रियों से अलग होती है। यानी कि गौतम, माया बाहर आ गई है तो गौतम ने इनडायरेक्टली माया को ढीठ कह दिया है अब।
अन्य लोगों ने भी यही प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वे एक स्थिति की एक महिला की उपस्थिति में, एक स्त्री की उपस्थिति में परमानंद की इस अवस्था में नहीं बने रह सकते, क्योंकि उनको बहुत मर्यादा में रहना था। गौतम की पत्नी बाहर आ गई है तो उसने अनुभव किया कि मर्दाना अहंकार उसे मित्रता में सहभागी नहीं होने देगा, उसे वापस जाना पड़ेगा, हारा हुआ, पिटा हुआ। तो इतनी अधिक वेदना के बावजूद भी माया अपने पति को बड़ा प्यार करती है, लेकिन उसके पति का प्यार जो है वो भावनाओं से शून्य था। वो सोचती थी कि उसके जीवन में प्रेम आवश्यक था, ये नहीं कि मैं मात्र उसकी उपस्थिति की तीव्र इच्छा करती हूँ, मैं उस जीवन की भी इच्छा करती हूँ जिसमें मुझे उससे स्पर्श करने की अनुमति होगी, उसके शरीर को एहसास करने की अनुमति होगी, उसे अपनी बाहों में थामने की और अपने बाहों में कसने की अनुमति होगी। और सिर्फ गौतम को ही नहीं, बल्कि उसके चारों ओर फैले हुए उस जीवन को, उस संसार को जो कि उसका है, उसे मैं अपना बनाना चाहती हूँ। वो संसार, वो नियति जो उसने अपनी बनाई हुई है, मैं उसमें बनना चाहती हूँ। वो ये देखकर बड़ी आश्चर्यचकित थी कि उसके उसके पति के बीच में कोई संपर्क नहीं था। सभी स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वे अपने पतियों को अपनी इच्छाओं से साझेदार बनाएं, यानी कि अपने जीवन में साथी बनाएं। लेकिन ऐसा लगता था कि जो गौतम है ना, वो इस चीज़ को बड़ा मानता ही नहीं था। वो तो बड़ा अजीब सा समझता था इन सब चीज़ों को। वो चाहती थी कि उसके गले में और उसके पेट में जो बड़ी खुशी का एहसास होता है, जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है, उस तरह का एहसास गौतम उसको प्रदान करे। परंतु गौतम ने उसको कभी ऐसा एहसास दिया ही नहीं, और वो इन सब चीज़ों से बड़ा अकेला अनुभव करती थी। गौतम तो बड़ा लापरवाह था ना अपनी पत्नी के प्रति। माया की भावनाओं को गौतम ने कभी ध्यान दिया नहीं। अब वो अपने बाहर दोस्तों में बैठा हुआ है तो उसे ऐसा लग रहा है कि बस पुरुषों की ही दुनिया वास्तविक दुनिया है। पत्नी आ जाएगी तो उसके पश्चात में वो बड़ा असहज महसूस करेंगे, उसके आनंद के अंदर विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। वो लोग जो आए हुए हैं बाहर से, वो पार्टी कर रहे हैं, उस पार्टी में एक व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। तो इस वजह से गौतम ने इस तरह के कठोर शब्द बोले, जिससे माया जो है वो वापस चल गई। के बाद माया जो है वो दोबारा से अपनी उदासी में खो गई है। जब वो अपने पति से कोई भी उत्तर पाने में असफल रही तो वह इतनी हताश हो गई कि वो सोचने लगी कि वह अपने पति के लिए किसी काम की नहीं है। उसने शीशे में देखा कि उसका चेहरा गोल है, बच्चों जैसा है और हष्टपुष्ट है, उसके कान शंख जैसे हैं। लेकिन गौतम को चाहिए कि लंबी रोगिणी जैसी पीली बुद्धि जैसा संपन्न विचार और चिंतन द्वारा परिष्कृत की हुई महिला जो ताजगी से दूर हो। यानी गौतम को चाहिए एक चिंतनशील महिला जिसको शारीरिक इच्छाओं की कोई कामना ना हो, क्योंकि गौतम तो खुद ही समर्थ नहीं है उस चीज़ में। बल्कि वो बस बुद्धिमान हो, वो बुद्धि की बातें करे, तार्किक बातें करे, ये सब गौतम को चाहिए था। पार्टी में गौतम के व्यवहार ने भी उसके मन पे यही छाप छोड़ी कि अब उसके और गौतम के बीच में कुछ भी नहीं बचा। प्रेम प्यार तो क्या ही चीज़ है। अगर हम दोनों के बीच में कोई बंधन सूत्र होता तो उसने उसके खिंचाव को महसूस किया होता। मैं तो उसके बारे में इतना अधिक सोचती हूँ, और जबकि उसके मन में मेरे लिए कोई भी प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। मुश्किल से ही होगा तो कोई गलती से हो गया होगा, वरना है नहीं कोई प्रेम। प्यार के लिए माया की कामना उस समय दोबारा जागृत हो गई जब गौतम सिगारों की विस्की पीकर और उस पौरुष की गंध से सना हुआ अंदर आया था। यानी कि बाहर स्मोक कर रहे थे, दारू पी रहे थे, और एक पुरुषत्व वाली भावना, ईगो वाली भावना थी। तो माया को फिर से एक अंदर संभोग की इच्छा जागती है। पति अंदर आ गया तो जैसे ही वह उसके समीप आया, उसके चेहरे को हाथों में लेकर ऊपर उठाया तो वो उससे पीछे हट गई। फिर भी उसे ऐसा लगता रहा कि मानो वह उसकी सारी देह पर है। गौतम जो है, ऐसा लगता रहा कि गौतम उससे लिपटा हुआ है। ऐसा लगा जैसे कि उसने उसके हृदय को ही पकड़ लिया हो, और उससे अलग हट जाने को मैं मेरी स्किन को, मेरे जीवंतता को अपने साथ ले गई। लेकिन मैंने मेरे शरीर को उसके हाथों में छोड़ दिया। अभी भी उसकी उंगलियों का जो स्पर्श है मैं अपने शरीर के ऊपर महसूस कर सकती हूँ। पर गौतम जो है ना, वो तो ठंडा हुआ ठंडा ही रहा। उसने उस संसार की भौतिक वस्तुओं से विरक्त रहने का उपदेश देने के लिए गीता के श्लोक सुनाए। वासना उद्दीप्त या प्रज्वलित हो जाने के कारण माया ने इस शुष्क दर्शन को अंगीकार करने से मना कर दिया और अपने पति को यह कहते हुए झिड़क दिया कि वह उसके
देह की मांग के प्रति बड़ा ठंडा या उदासीन है, यानी कि फिजिकल एक्ट ऑफ लव के प्रति बड़ा उदासीन है। तो माया कहती है कि तुम्हें इस समय इन सूखी लकड़ी जैसी, इन अमानवीय लकड़ी जैसी पंक्तियों को बोलने में कैसा उचित लगता है, कैसे तुमको ये सब चीज़ सही लग रही है। तुम कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझते हो, ना तुम कभी समझोगे। तुम मेरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं समझते, ना ही तुम जानते हो कि मैं किस तरह से प्यार कर सकती हूँ, मैं किस किस तरह से प्यार करना चाहती हूँ, मेरे लिए ये कितना आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन तुमने ना कभी मुझे प्यार किया है, और ना ही तुम मुझे प्यार करोगे, ना ही तुम करते हो। तो जब उसकी लज्जाहीन जो प्यार की मांग के प्रति गौतम बिल्कुल शून्य बना रहा, तो उसने बड़े क्रोध में ये कहकर पूछा कि क्या तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो थोड़ा सा भी, जिसमें नमी हो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अपना सारा जीवन तुम्हारी खातिर जी रही हूँ, फिर भी तुम्हारे अंदर क्या कोई भावना जागेगी मेरे प्रति। लेकिन गौतम जो है वो तो एक लकड़ी का डंडा है, वो तो एक स्टिफ इंसान है, बिल्कुल सख्त। उसमें तो भावनाएं बिल्कुल है ही नहीं, वो तो शून्य है भावनाओं से। माया का ये मत था कि उसके पिता ने उसे अधिक से अधिक प्यार दिया है, और यही चीज़ गौतम सोचता था कि माया को उसके पिता ने जो अधिक प्यार दिया है उससे माया बिगड़ चुकी है। तो माया के पिता ने ही माया को ये सिखाया है कि जीवन जो है ना एक परियों की कहानी जैसा है, जिसमें धन संपत्ति, सुख सुविधाओं, फूलों के गुच्छे, गुड्डे गुड़ियाँ और राजाओं जैसा अनुभव या सेवकों की सुविधाएं, ये सब ही है बस जीवन, और तो कुछ है ही नहीं जीवन। तो गौतम ने माया को गीता की भावनाओं के अनुकूल ढंग से समझाया कि काम अर्थात सफलता और असफलता की चिंता ना करते हुए काम करने से ही शांति और निर्मल आनंद की प्राप्ति होगी। ये गीता के श्लोक दिए हुए हैं ना इसमें किताब में। और मानव अर्थात कर्म से विराग होने पर दुख और कष्टों का भोग करना पड़ेगा। उसने इस दर्शन का समर्थन किया कि मनुष्य को कुमुदनी की तरह जीना चाहिए, यानी कि एक पुष्प की तरह जीना चाहिए, जो कि जल में जड़ होते हुए भी जल से अनछुआ रहता है, या फिर कछुए की तरह जो अपने हाथ पैरों को बाह्य संसार जो है, बाहर का संसार उससे सिकोड़कर अपने ही संसार में सिमट जाता है। प्रेम की वासना के विरुद्ध तर्क करते हुए उसने कहा कि प्यार की भावना या वासना अधिक जीवित नहीं रहती, मृत्यु इसे एक ही झटके में काट के फेंक देती है, इस नियतिबद्ध प्रेम को, इससे पहले कि वो प्रेम रूपी कैंसर अपनी जड़ें जमा ले। तो गौतम ने प्यार को किस बीमारी से तुलना की है? कैंसर से की है। उसने इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया कि पापी जो है ना, उनको नरकों में और पुण्यात्मा को स्वर्ग में जाना है। वो ये समझता है कि सारी मनुष्य जाति जीवन और मरण के अनश्वर चक्र के साथ बंधी है। ठीक है, तो गौतम अपनी प्रैक्टिकलिटी में डूबा रहता है। माया जो कहना चाह रही है वो तो उसको समझ आ नहीं रहा कि माया को चाहिए फिजिकल एक्ट ऑफ लव, कि अल्टीमेटली हैप्पीनेस तो देखिए फिजिकली और मेंटली दोनों सेटिस्फेक्शन से ही आती है। हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि भाई जीवन जिया जा सकता है विदाउट फिजिकल एक्ट ऑफ लव के। ये बहुत एक अहम योगदान है इस चीज़ का इंसान के जीवन में। ठीक है, तो कि काफ़ी सारे भावनात्मक संवेग जो हैं वो सब इन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल होता है एक इंसान के जीवन में, और महत्व होना भी चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हर चीज़ का कोई ना कोई महत्व है, और संभोग का भी एक अपना महत्व है। तो इसी सुख को माया महसूस करना चाहती है। पर एक 60-70 साल का आदमी, बूढ़ा आदमी, जिसे माया ने कहा था कि 70 साल से कब्र में पड़ा हुआ है ये आदमी, कोई भावनाएं नहीं है, कुछ सीखा नहीं इसने इस संसार से। तो 70 साल के आदमी और माया जो है बड़ी एक नई उम्र की लड़की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि माया के अंदर चीज़ों के प्रति कामना है, बहुत ज़्यादा उद्वेग भी हैं उन चीज़ों के प्रति, बहुत ज़्यादा वासना भी है और होती भी है। नई उम्र है उसकी, उसको कुछ मिला नहीं, वो अपने घर में कैद रही बचपन से, अपने पिता की गोद में खेलती रही हमेशा से ही, बाहर की दुनिया उसने देखी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि विवाह के पश्चात वो अपने पति से उन सब चीज़ों की उम्मीद करेगी जिसकी एक लड़की करती है कामना, परंतु उसके पति से उसको वो सपोर्ट, वो समर्थन मिल नहीं पा रहा है। इसलिए माया उस पीड़ा में दिन पर दिन और गहराई से डूबती जाती है और दुख का अनुभव करती जाती है, अपने दुख की नई नई दुनिया बनाती जाती है माया। तो इसलिए
इस चीज़ का अनुभव माया ने किया है और उसकी पीड़ा एकदम जग जाहिर है और एकदम सही भी है कि एक इंसान की इच्छा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, भौतिक इच्छाएं ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं इंसान के जीवन से। और भौतिक संपूर्णता ही आध्यात्मिक संपूर्णता का एक जरिया है। ठीक है। तो माया इस चीज़ को लेकर बहुत गहरे दर्द में है। वो गौतम के उस निंदात्मक व्यवहार के प्रति माया बड़े दुख में है। और गौतम ने जो गीता के श्लोकों का गलत इस्तेमाल किया था यहाँ पर, इस जगह पर, अपने तथ्यों को सही साबित करने के लिए, माया इस चीज़ से भी बड़ी पीड़ित है कि गौतम ने एक तरह से ईश्वर की निंदा की है। ईश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए ये शब्द कहे हैं, ईश्वर ने जिस भावनाओं से ओतप्रोत होकर, ईश्वर ने जिन उद्देश्यों के लिए इन चीज़ों का निर्माण किया था, गौतम ने अपने गलत तथ्यों को सिद्ध करने के लिए, सही सिद्ध करने के लिए उनका उपयोग किया है। तो इसे एक तरह से ब्लास्फेमी कहा जाएगा, ईश्वर की निंदा कहा जाएगा। तो गौतम की इस धर्म की निंदा से माया को बड़ा चोट पहुंची है, माया के दिल को बहुत आघात लगा। वो हकला के बोली कि विश्वास नहीं होता कि तुम इस तरह के तर्क दे सकते हो। लेकिन गौतम, ये तो बड़ी भयानक बात है। वह गौतम से सुरक्षा की आशा करती थी, लेकिन गौतम ने उसे अंधकार के सागर में छोड़ दिया। वो चीख पड़ी कि नहीं, सुरक्षा, आश्वासन सब कहाँ गए? कहाँ गई वो शांति? गौतम, ये सब कहाँ गए? उसे ऐसा महसूस हुआ मानो गौतम ने उसे एक बड़े सागर में बीचों बीच ले जाकर डूबने के लिए छोड़ दिया हो। माया बड़ी मानसिक पीड़ा की स्थिति में थी। उसे न तो अपने पति का प्यार मिला था, न ही विश्वास का बल। गौतम, जो अपने आप को एक बुद्धिमान वकील मानता था, जो सत्य असत्य को तर्कशास्त्र और तर्कों की तुलना पर तोड़ता था, इस सरस स्वयं सिद्ध सत्य को नहीं देख पाया कि वो पापी जो होते हैं वो अपने चारों ओर नरक की रचनाएं सृष्टि करते हैं, और पुण्य आत्मा उस स्वर्ग की जिसमें उत्तम आत्माएं वास करती हैं। तो यहाँ पर माया का दुख है। गौतम इस चीज़ को देख नहीं पा रहा है कि उसकी पत्नी क्या चाहती है, और हो सकता है शायद देख भी पा रहा हो, पर वो उस चीज़ में सक्षम नहीं है। तो वो करे भी क्या करे भाई, वो अपने तर्कों से ही। पर वो है ना कि वो वकील है, तो वो अपने आप को गलत होते हुए नहीं देख सकता। वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से सही सिद्ध करने की कोशिश करता ही है, और ये चीज़ माया को और ज़्यादा दुख पहुंचाती है। ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में माया को अपने एक भाई का लेटर मिलता है। उसके भाई का नाम है अर्जुन। चैप्टर में माया को एक चीज़ याद आती है कि उसे बहुत समय से उसके भाई का लेटर मिलना था। उसका भाई और उसके पिता के बीच में बड़ा अंतर था। हालांकि उसके पिता ने कार खरीदने के लिए अर्जुन को धन दिया था, फिर भी वो साइकिल पे घूमता था गर्मी के मौसम में गंदी सड़कों पे। ना उसे किसी दुख की या दर्द की परवाह थी, ना ही किसी और चीज़ की। वो कई बार 2-3 दिन के लिए गायब हो जाता था, और वो वापस आता था इतने चुपचाप तरीके से, किसी को पता ही नहीं चलता था, और हर कोई उससे सवाल पूछने में बड़ा कतराता था। और एक दिन उसने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया था। अर्जुन जो था वो घर में बड़ा असुविधा, मानसिक बेचैनी का अनुभव करता था। अर्जुन को ऐसा लगता था कि जैसे कोई एक कैदी हो जो सलाखों के बीच में रहता हो। कॉलेज से लौटते ही तुरंत वो कूद फांद करके ये कहता हुआ कि वो घूमने जा रहा है, सड़क पे निकल जाता था, और फिर तो वो कई कई दिनों के लिए गायब होने लग गया। फिर वो पीछे के दरवाजे से घूमता हुआ घर के अंदर आता था। उसका सारा शरीर ऐसा गंदा होता था मानो वो कितने दिनों से नहाया नहीं है, और जाने बरसात और कीचड़ में घूम रहा था। पिताजी जो हैं वो क्रोध से और भी चुप हो जाते थे, और वो प्रश्नों के उत्तर ऐसे देता था जैसे दोस्त के पास ठहराता था। कभी बोलता भी नहीं था कि वे दोस्त कौन है। एक बार उसने उसका उत्तर दिया पिताजी के इस प्रश्न का कि कौन दोस्त है भाई तुम्हारे, बता तो सही हमको। तो उसने नाम बताया उसके दोस्त का कि फरीद मोहम्मद, मोहम्मद है साहब उसका दोस्त। तो इस बात में कि वह एक मुसलमान इसका दोस्त है, पिताजी को और ठेस पहुंची, क्योंकि ये जो मुसलमान लड़का है एक शहर के बदनाम भाग में रहता था, जहाँ पे दर्जियों की दुकानें और कसाइयों की दुकानें अगल बगल थी। उनके और अर्जुन के बीच में आकाश पाताल का अंतर था। अगर मैं तीतर थी, मोटी ताजी और संतुष्ट, तो वो एक जंगली पक्षी था। माया कहती है इस बात को कि मैं बचपन में जब एक छोटी सी तीतर थी तो वो एक जंगली पक्षी था, एक युवा बाज जिसे पालतू नहीं बनाया जा सकता था, और वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ता था।
उसे याद आया कि अर्जुन साहसी और खतरों से खेलने वाला था। पतंगबाजी के दिनों में उसकी पतंगें महीन कांच के मंजे से लगी हुई बहुत लंबी डोर पे ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ किया करती थी। दूसरी छतों से उड़ाई गई पतंगों से वो लड़ाइयाँ करता था और उन्हें नीचे गिरा देता था, यानी काट देता था। माया अपने और अर्जुन के बीच के जो जीवन का अंतर है उसको बहुत अच्छे से देख सकती थी। वो कहती है कि मेरी पतंगें उड़ती नहीं थी ना, क्योंकि वो धरती को नहीं छोड़ती थी कभी भी। मेरी पतंगें पता नहीं कैसी थी, मेरी पतंगों को धरती छोड़ना पसंद ही नहीं था। जबकि अर्जुन की पतंगें हवा में चिड़ियाओं की तरह, बाज की तरह उड़ती थी। और अर्जुन उससे बड़े मजाक में पूछता था माया से कि क्या हुआ, पतंग उड़ी कि नहीं उड़ी तुम्हारी। अर्जुन ने लेटर में पहली बार उसने कहा है इस संबोधन के साथ कि पहली बार इस जीवन काल में अर्जुन ने इतने अच्छे से संबोधित किया है माया को। क्या कहकर कहा है कि प्रिय माया, प्रिय बहन, प्यारी छोटी सी बुद्धू किंतु अच्छी बहन, कहकर उसने अपना प्रेम जताया माया के प्रति। लेकिन ये भावना ज़्यादा देर तक नहीं चली। उसने आगे देखा कि अर्जुन ने सुना है कि जैसी उम्मीद थी और जो कि अवश्य भी था कि उसकी शादी हो गई है। उसने आगे देखा कि यह सोच के मैं परेशान हो जाता हूँ कि तुम आज भी उसी तरह रह रही होगी जिस तरह तब रहती थी जब तुम 10 साल की थी। पिताजी को लॉन पर चलने वाली वो पार्टियों में बैडमिंटन, फूलों और कविताओं को लेकर। तो निश्चित है कि अर्जुन ये समझता था कि उसकी बहन अभी भी बच्ची हैं, जिसमें न तो पोषण जैसा तीखापन है, न ही विश्वास की क्षमता है। उसके लिए जीवन का दर्द मात्र खाना पीना नहीं था। उसके लिए सुख चैन का जीवन कतई जीवन नहीं था। अर्जुन के लिए, उसके लिए जीवन का आनंद नई नई चुनौतियों का सामना करने में था। वो अपने सुख सुविधा युक्त घर को छोड़कर एक फैक्ट्री में काम करने के लिए चला गया था। कौन सी फैक्ट्री में? डब्बे बनाने वाली फैक्ट्री में, ताकि वो अपनी आजीविका खुद कमा सके, स्वेच्छा और स्वतंत्रता से रह सके, अपने पिता के शासन से मुक्त होकर। उसने देखा, अर्जुन ने, कि यहाँ मैं एक डिब्बा बंद के कारखाने में अपने हाथों से काम करता हूँ, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पगार नहीं मिलती और कभी कभी तो इतनी कम मिलती है गुजारा करना भी बड़ा समस्या हो जाती है, लेकिन मुझे ये आनंददायक लगता है। और अब मेरे लिए ये बात पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है कि जीवन, उसे चाहे कितने भी गौरव के साथ जिया जाए, तब तक अर्थहीन है जब तक उसका कोई उद्देश्य नहीं हो और वह केवल अपने सुख के लिए जिया जाए। गौतम, मतलब अर्जुन समझा रहा है माया को कि जीवन तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसमें कोई उद्देश्य ना हो और वो अपने ही सुख के लिए जिया जाए। यानी कि जीवन को अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए भी जीना चाहिए। अर्जुन ने घर के लिए अपना पहला पत्र बड़े लंबे समय के बाद लिखा था, भले ही इसे धिक्कारपूर्ण स्वर में, लेकिन इससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि एक आदमी जो निष्क्रियता के जीवन का तिरस्कार करता है, निकम्मेपन के जीवन को मानता नहीं है, उसके द्वारा इससे भिन्न कुछ लिखने की आशा भी नहीं थी। तो माया जो है ना, उसको, उसके चिंतन की डोर जो है वो बचपन से जुड़ी हुई थी। उसे याद आया कि अर्जुन के मित्र अच्छे परिवार के लड़कों की बजाय समाज के निम्न वर्ग के थे, जैसे तो ये मोहम्मद और धोबी का पुत्र हरि और नौकरों के लड़के। जब उससे कहा गया कि वह एक भद्र पुरुष है, तो वह निम्न वर्ग के जिन लड़कों के साथ मिलता जुलता है, तो उसे उनका अंतर समझना चाहिए। उसके पिता ने समझाया था ना उसको, अर्जुन को, कि तुम्हें इतना सब कुछ दिया गया है, इतनी सुविधाएं दी गई हैं, तो तुम ऐसे गलीच और निकृष्ट लोगों के साथ क्यों घूमते हो, जिनको, वो जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको वो निकृष्ट समझते थे। अर्जुन के पिताजी राय साहब जो हैं, इनके साथ क्यों घूमते हो? तो अर्जुन ने जवाब दिया बड़ा कठोरता से कि भद्र पुरुष, ऐसे भद्र पुरुषों की ऐसी की तैसी, झूठे, ठग, पाखंडी, ऐसी की तैसी उन सब की। अर्जुन को वर्गीय अहंकार और कृत्रिमता से भी एलर्जी थी, यानी कि झूठा, प्राउड और जो कृत्रिमता है, आर्टिफिशियलिटी, उससे एलर्जी थी। सिंचाई और सरलता तथा प्राकृतिकता के प्रति उसके प्रेम ने उसे निम्न वर्गीय परिवारों के लड़कों की ओर आकर्षित किया था। यानी कि सिंचाई या सिंगाई से तात्पर्य है कि एक सीधेपन से और सरलता से उस चीज़ ने उसको निम्न वर्ग के परिवार के प्रति आकर्षित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को अर्जुन का कैरेक्टर समझ आता है।
अर्जुन का और उसके पिताजी का व्यवहार है ना, वो बिल्कुल अपोजिट है। तो यदि अर्जुन की सहानुभूति निम्न वर्ग के लोगों के साथ थी, तो माया का मत था कि उसके पिता भी कोठी के बाहर के कमरों में जो नौकर रहते थे उन्हें रोजगार, खाना और कपड़ा, मकान देते थे। उसके पिता गायकों को अपने पैसे से सम्मान और सहायता देते थे। और उसके पिता की इस सब चीज़ के बावजूद, उनके पिताजी जो हैं, माया के जो पिताजी, उनके अपने धन दौलत के होने के बावजूद भी बागवानी में रुचि थी। अतः माया सोचती है कि धनी लोग भी अपनी तरह से समाज की सेवा करते हैं। माया ने देखा था कि अर्जुन गौतम और धनी वर्ग के लोगों को चोट पहुंचाने के लिए शब्दों का कंकड़ की तरह इस्तेमाल कर रहा है, कि जो अर्जुन है ना, वो अपने शब्दों को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है जैसे गौतम करता है इस्तेमाल। इस तरह से वो कहीं ना कहीं अर्जुन को गौतम से कंपेयर कर दे रही है। और वे ये ग्रहण नहीं कर पाते कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धनी लोगों के काम से वो गरीब लोग भी लाभान्वित होते हैं। अगर उसके पिता बाग की देखभाल करते हैं तो उनमें से जहाँ वे भटकते फिरते हैं, वो कहीं भी उन गुलाब की जो फूल हैं उनका दर्शन नहीं करते। यानी कि वो उस चीज़ों का देखभाल तो करते हैं, पर वो उनका उपभोग नहीं करते हैं। जिस तरह से माया का एक कथन सही था कि वे कभी भटकते नहीं, वे हमेशा उद्देश्य से भ्रमण करते हैं। ये काम के धनी लोग जैसे गौतम और अर्जुन को एक ऐसी परिष्कृत वस्तुओं जैसे भली भांति कटे छटे पौधे या गुलाब की कली में रुचि नहीं होती। वे बाग में यूं ही चहलकदमी नहीं करते, बल्कि हमेशा किसी न किसी उपयोगी काम से भागते फिरते हैं। माया सोचती थी कि परिष्कृत जैसे कला आदि का अस्तित्व उसके धनी संरक्षकों के कारण है। यानी माया मानती है कि अर्जुन और ये गौतम जो है ना, ये स्वार्थी लोग हैं, इनको बस अपना स्वार्थ दिखता है, हर काम को किसी ना किसी स्वार्थ से करते हैं। जबकि उसके जो पिताजी हैं, वो निस्वार्थ भाव से किसी भी काम को करते हैं, वो गरीबों की भी मदद करते हैं, पर वो जताते नहीं हैं इन जैसे लोगों की तरह। ठीक है, तो माया के संबंध में गौतम के जो विचार है ना, वो समझ आते हैं आगे जब माया अपना पत्र गौतम को दिखाती है। तो माया ने वो पत्र गौतम को दिखाया और वह ये जान के आश्चर्यचकित हुआ कि माया का एक भाई भी था, जिसने जब वो 22 साल का था तब घर छोड़ दिया था और उसके पिता ने उसे त्याग दिया था। पत्र की बातों और अर्जुन के इतिहास के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि देखो देखो, अब गौतम जो है ना, ये एक सटेरिकल वे में बोलेगा कि यहाँ हमारे पास पिता की एक प्रिय छाया है, बिगाड़ी हुई और दुलारी हुई बच्ची, और वहाँ तुम्हारी माँ का प्रिय दुलारा बेटा, एक बहिष्कृत, एक पापी, एक अवज्ञाकारी बेटा जो कि अब्राह्मणीय है, ब्राह्मणों का विरोधी है। लेकिन गौतम का आश्चर्य यह था कि अर्जुन, जो माया से ज़्यादा बड़ा नहीं था, उस व्यवस्था के विरुद्ध इतनी तीव्रता से उसने विरोध किया था कि जिस व्यवस्था को वो सभी छाती से लगाए हुए थे। गौतम ने निष्कर्ष निकाला कि माया के ऊपर पिता का प्रभाव ज़्यादा था, जिसका स्पष्ट प्रमाण उसके इस मत से निकलता है कि गौतम जो है ना, उसके साथ माया के पिताजी ने गौ माया की शादी कर दी थी। इस चीज़ से भी गौतम इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि माया बिल्कुल अपने पिताजी के कंट्रोल में है। यानी कि गौतम ये सोच रहा है कि माया जो एक इतनी कम उम्र की लड़की है, उससे मेरे जैसे बूढ़े आदमी की उसके पिता ने शादी कर कैसे दी, इसका मतलब माया के ऊपर अपने पिता का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, तो वो एक है ना, बीच में एक सिगमंड फ्रायड जो है एक मनोवैज्ञानिक, उनकी एक अवधारणा का विश्लेषण देता है कि फ्रायड की धारणाओं पर आधारित विश्लेषण की जड़ें गहरी नहीं थी, ये लगभग सतही था। सच है कि माया को पूंजीवाद में, जिसका प्रतीक उसके पिता हैं, बड़ा ही जबरदस्त विश्वास था। बुखार के एक दौरे में उसने अपने पिता को द्विगुणित रूप से प्रभावशाली रखा। शाश्वत रूप से अपने जो कोमल बाल हैं उनको नीचे की ओर समतल करते हुए उससे एक लीची लेने के लिए कहते हुए कहा। जब माया बीमार थी तो उसके पिताजी ने उसका ध्यान रखा था बहुत अच्छे से, और उसको लीची दिया करते थे अच्छे से कोमल खाने के लिए, तो बहुत ध्यान रखा करते थे माया का उसके पिताजी। तो ये सब चीज़ को लेकर गौतम को, और सीधी सी बात है, सही भी लग रहा है गौतम को, गलत नहीं लग रहा कि माया को अपने पिता ने बहुत ज़्यादा माया को प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा नियंत्रण भी रखा है इस चीज़ के ऊपर। तो गौतम का ये मत तो सही है, और हमको दिखता भी है ये चीज़ प्रैक्टिकली, माया हर चीज़ में अपने पिताजी को याद कर रही है, हर चीज़ में उन्हीं के बारे में सोच रही है। तो ठीक है, तो यहाँ तक ये सब चीज़ चलती है माया। और जब
माया अपना लेटर दिखाती है गौतम को, तो गौतम इस तरह की बातें करता है माया के लिए और माया के भाई के लिए। अब इस सीन के अंत के बाद एक नए भय का उदय होता है माया के अंदर। कौन सा भय है ये, कि वो जो चिट्ठी आई है अर्जुन की, उसमें अर्जुन ने जिक्र किया है माया की एक कुंडली का, जन्म पत्रिका। तो बस गौतम ये जानना चाहता है कि वो जन्म पत्रिका क्या मामला है। ठीक है, तो लेकिन माया ये नहीं चाहती कि गौतम को ये बात मालूम हो जाए कि एक ज्योतिषी ने विवाह के 4 वर्ष के भीतर उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। उसे डर था कि गौतम, जो भावुकता विहीन उपयोगितावादी व्यक्ति था, उसके जीवन को खतरे में डाल सकता है। क्या वह जीवन को और इसकी समस्याओं को, उनके समाधानों को और समाधान की विधियों को प्यार नहीं करता था? ऐसे विचारों से उसके सिर में भयानक दर्द होने लगा, और जो कि डरावना था। उससे काफ़ी तनाव हुआ उसको। उसको ऐसा लगा कि एक ऐंठता हुआ मोर उसकी आंखों की जो बीच का बिंदु है उसके ऊपर वार कर रहा है। ठीक है, मोर से तो है ही है, इसका पिकॉक जो है ये तो मेन सिंबल है ही है इस चैप्टर का, इस नोवेल का। तो उस सूरजमुखी ज्योतिषी ने इसे, जो माया है, इसको उसी बिंदु पे छुआ था। क्या नहीं छुआ था क्या? ये सोचकर कि माया बीमार है, उसने प्रस्ताव रखा कि वे अपने पिता के साथ जहाँ कहीं भी वे चली जाएं, लेकिन वह इस बात को समग्र रूप से ग्रहण नहीं कर सकी कि उसकी और अर्जुन की उपयोगितावादी जीवन यापन करने का जो विचार है, ये उसके पिता से भिन्न था, जिनके प्यार और देखभाल के नीचे वो बड़ी हुई थी। वो तो घिर चुकी थी दो बैलों के बीच में, क्योंकि उसका जो विवाह है वो गौतम के साथ हुआ था। इससे वो अपने पिता के जो मार्ग है उस पर वापस नहीं जा सकती थी, चाहे वो कितना ही लड़ाई तो उस चीज़ के लिए, कितना ही उसकी इच्छा उस पर जाने के लिए। और इन जो आंतरिक संघर्ष हैं, इन्होंने माया के अंदर भ्रमों को जन्म दिया। इसके बाद चैप्टर 6 आता है। तो उसमें कहती है कि माया जो है ना, ये अब गई है स्टेशन। ठीक है। माया का डर तो अपन ने देख ही लिया अभी अभी, माया किस चीज़ से डरती थी, कि वो पिताजी के पद पर नहीं जा सकती थी क्योंकि शादी हो गई है, और गौतम का पद तो उसके प्रति था ही नहीं। गौतम तो अपनी अलग ही दुनिया में था। तो अब माया और गौतम आए रेलवे स्टेशन, किसको लेने के लिए? गौतम की माँ को, और गौतम की जो बहन है नीरा, उसको लेने के लिए आए हैं। वहाँ उन्होंने एक गाड़ी में भरे हुए बंदरों को देखा, जिन्हें बॉम्बे की एक प्रयोगशाला में ले जाया जा रहा था। बंदरों को ऐसे पिंजरों में पैक किया गया था कि उनके पैर फैलाने के लिए भी स्थान नहीं था। उसने देखा कि लंबे बालों से भरे हुए शरीर वो बंदरों के एक दूसरे पर इस तरह लदे हुए थे कि उनके हाथ पैर और पूंछ सब एक जगह पे मुड़ी हुई थी। उनकी मांसपेशियों की खूबसूरत रेखाएं दुह दुह स्वप्न की तरह ऐंठी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो सब किसी राक्षसी रूप से पागल हो रहे हों, इतने उन्मत्त हो रहे हों। वो दृश्य इतना दुखद था कि किसी को भी देखकर वो करुणा से, दया से भर देता। और माया, जो तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट थी, उसको तो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया उसने। माया चिल्ला पड़ी कि ये भूखे प्यासे हैं, इनके लिए एक कटोरा पानी भी नहीं है, इसलिए अभी तुरंत कुछ करो। इस क्षण में उसे अपने पिता की याद आई कि वे हमेशा दयालु और प्रेमपूर्ण थे। हो सकता है कि मेरे पिताजी आ जाएं, उनकी तलाश करो गौतम, उनको तलाशने में मेरी मदद करो, वे पिंजड़ों को खोल देंगे, उन्हें बाहर जाने देंगे। माया के मन में उन कैद बंदरों के लिए ऐसी सहानुभूति थी, या यूँ कहें कि ऐसा मिलन था जैसे कि वो खुद पिंजरे में हो। वहाँ मैं उनके बीच थी, उन लोगों में से एक नहीं जो शांत भाव से बैठे रहते हैं, एक अनंत शोक और एक ईश्वर की इच्छा का भाव लिए। वरना तो उन लोगों में से एक थी जो सलाखों से चिपटे रहते हैं, और तब तक चिपटे रहते हैं जब तक कि वे सलाखें मेरे मांस को काट कर उसमें घुस ना जाएं और उन्हें चीर फाड़ ना दें, बार बार यूँ चिल्लाते हुए कि मुझे बाहर निकालो गौतम, मैं जीवित रहना चाहती हूँ, मैं जीवित रहना चाहती हूँ। ठीक है। तो गौतम जो है, उसका माया का बिहेवियर देख के वो तो हमेशा जैसा रिएक्ट करता है, उसने तो वैसा ही रिएक्ट किया। अब सासू माँ आ गई हैं और नंद आ गई है साहब माया की। ठीक है। तो गौतम की माँ आ गई साहब घर पे, और नंद जो नीरा है वो भी आ चुकी हैं, तो तीनों घर आ गए हैं, चारों, गौतम भी आ गया है। गौतम की माँ की जो सीन है वो स्टार्ट होता है कि भाई माया और गौतम सो रहे हैं अपने रूम में,
तो गौतम की माँ सुबह उनके रूम में आती है, वो खिड़कियों को, सुबह की धूप को, ताज़ी हवा को अंदर आने देने के लिए खिड़कियाँ ओपन कर देती है, ये कहने के लिए कि अंधेरे में कमरे में पड़े रहना तो बीमार पड़ने का सबसे बढ़िया उपाय है। इसलिए उन्होंने उनको पर्दों को खोल दिया, फिर जो खिड़कियाँ उनको खोल दिया। नीरा जो है माया की नंद, उसने माया को बताया कि उसकी माँ 12 बजे से पहले नहीं सोती कभी, और ठीक सुबह 5 बजे उठ जाती है। नीरा सारे दिन सोती थी और सारी रात काम करती थी। गौतम की माँ जो है काम की तो मूर्ति थी। अगर वह बुढ़ापे की प्रतिमा थी तो वो साथ ही साथ अग्नि और ऊर्जा की भी प्रतिमा थी। उसने माया को बाहर खरीदारी करने ले जाने के लिए प्रस्ताव रखा। माँ ने सोचा कि अगर वह जीवन की पक्षधर है तो वह संसार की भी पक्षधर है। एक ऐसी स्त्री थी वो माताजी, जो जीवन के सभी कामों में लगी रहती थी। एक कामकाजी महिला की तरह से उसने सीधी सच्ची बात कही। किसने कही है ये बात? गौतम की माँ ने कही है। क्या कहा है? माया से कहिए कि तुम्हें मानवों की संगति की जरूरत है, युवा प्रसन्न मुख लोगों की, जिनके पास ढेरों विचार, महत्वाकांक्षा और कामकाज हो। अब माया जो है, माया को जबरदस्ती नीरा और माया की सास जो है वो शॉपिंग करने ले जाते हैं। ठीक है, तो माया उनके साथ खरीदारी के लिए गई। उनके पास जितना भी पैसा था सब खर्च कर दिया। नीरा और उसकी माँ ने उसे जो भी उपहार और भेंट दी, उन्हें माया ने स्वीकार कर लिया। नीरा और उसकी माँ ने मनोविनोद और अनर्थक चीज़ों पर अपना पैसा खर्च किया। माया थक गई, किंतु उन्हें अभी भी छोटे बच्चे जो हैं अन्नू, टुक टुक, कुमकुम, उनके जो उपहार खरीदने थे। उन्होंने देखा कि माया तो बहुत ज़्यादा थक गई है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो अब हम घर चल चलते हैं। लेकिन जो नीरा की माँ है, घर तो वो भी जाना चाहती थी, पर वो चाहती थी कि अब बस से चले जाएं, कैब वगैरह नहीं, क्यों, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। तो फिर वो धूप में खड़े रहे बस का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि अब टैक्सी पे क्यों पैसा देंगे। माता जो है वो तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं इस चीज़ पे कि भाई ठीक है शॉपिंग कर दी, वो सब ठीक है, शॉपिंग में उनको पैसा वेस्ट नहीं लगा, लेकिन टैक्सी का पैसा उनको वेस्ट लग रहा है। तो माया ने सोचा कि ये बूढ़ी महिला जो है ये तो जीवन जीने की स्तंभ है। एक ऐसी महिला जो कि अपने इकलौते बेटे से बहुत ज़्यादा कोमल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि मेरा था, पति उसका। नीरा अपने तलाक के मामले में गौतम से परामर्श लेना चाहती थी, लेकिन गौतम ने तो ये कह के उस बात को टाल दिया कि मैं वो 2 रुपये की फीस वाला वकील नहीं हूँ जो नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं। और वो ये कहता है गौतम कि तुम ही हो नीरा, तुम्हारे मन चंगेपने ने, तुम्हारी धौंस धापड़ वाली जो हरकतें हैं, उसने ही तुम्हारे रिश्ते को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। और उसने दो टूक मना कर दिया। लेकिन नीरा झुकी नहीं, उसने दूसरा वकील किया। और ये सब कुछ उसने स्वयं किया, क्योंकि उसमें साहस था। क्योंकि उसने माया से कहा था कि उस खरगोश के साथ जिससे मैंने विवाह किया है, तो इस फैक्ट को याद रखेंगे कि नीरा ने अपने पति की तुलना किस जानवर से की है? खरगोश से की है। उस खरगोश के साथ जिससे मैंने विवाह किया था, 10 साल में मैंने सब कुछ अपने आप करना सीख लिया है। ठीक है, अब ये दो स्त्रियों का माया को साथ मिल चुका है, भाई सासू माँ का और नीरा का। तो नीरा और उसकी माँ की संगत माया के लिए बहुत ही जीवंतदायी थे। जब इन दोनों महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपने घर वापस जाना है, तो माया को यह लगा कि वह फिर अपने भय और दुख स्वप्न जो हैं उनमें अकेली रह जाएगी। माया ने यह अनुभव किया कि दोनों ही महिलाएं स्वस्थ हैं और बढ़िया अच्छे चंगे मन की हैं, और उसके जो पति है ना उससे तो बहुत लाख बेहतर हैं। अब माया जो है अपनी सास का, अपनी नंद का प्यार चाहती थी, क्योंकि उसे अपने बहुत अधिक भावनाहीन पति से उतना अधिक प्यार, अपनापन मिल ही नहीं रहा था। लेकिन इतने पर भी, इतना भी चाहती थी माया कि जो सास है मेरी मुझे अपने गले से लगा ले, मुझे अपनी बाहों में भर ले। क्योंकि माया ने अपनी माँ को देखा नहीं था, उसे उसकी माँ जो याद ही नहीं है। माया का गला करुणा से भरने लगा। वो कहती है कि मैं जानती थी कि मैं अभी एक क्षण में रोने लगूंगी, पर जो सासू माँ और नंद वहाँ बैठी हैं तो उनकी उपस्थिति में वो ऐसा करने से डरती है। तो माया का ये जो डर है एक बार फिर उसके आगे उपस्थित होने लगा। उसे लगा कि वह अंधेरे कमरे में घुस नहीं पाएगी, वहाँ अकेली नहीं रह पाएगी, बाग में सोने के लिए भूत जैसे चंद्रमा की ओर नहीं देख पाएगी। जो सास और नंद के चले जाने की संभावना ने उसे इतना अधिक तोड़ दिया था कि वह किसी गुजरती हुई रेलगाड़ी के शोर को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब उसे लगा कि गौतम नहीं, उसका खुद का जीवन खतरे में है, क्योंकि अब यह बात स्पष्ट हो गई थी कि ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी वो इसी संदर्भ में थी कि माया जो है वो खुद मर जाएगी। ठीक है, तो माया को बहुत दुख है उसकी सास के और उसकी नंद के चले जाने का। तो
जैसे जैसे माया ने मृत्यु के बारे में सोचा और मृत्यु के बाद जीवन नर्क की यातनाओं के बारे में उसके मन में प्रश्न उठने लगे, वो तो डर के मारे बहुत ज़्यादा बावड़ी सी हो गई। और वो कहती है कि मेरे ऊपर भय अब बहुत ज़्यादा हावी होने लगा है, और पहले से तो कई ज़्यादा हावी हावी होने लगा है, और सुरक्षात्मक उपकरण मेरे पास कुछ है नहीं, ना ही उसके पास कोई इस डर का कोई उत्तर है। तो गौतम ने कहा उससे इस सब के संबंध में कि उसको ज़्यादा निश्चयात्मक होने की चाह नहीं करनी चाहिए, ये सब एक मूर्खता है। लेकिन उसने यह बात समझ ली थी कि उसके मन में कोई नई बात है जिसने ऐसे प्रश्नों को उठाया है। माया जो है ना, गौतम की इस बात से समझ रही है कि गौतम जो ये चीज़ कह रहा है कि बहुत ज़्यादा निश्चयात्मक होने की आवश्यकता नहीं है, ये सब मूर्खता है। तो माया इस बात को समझ गई थी कि गौतम कुछ तो है, किसी चीज़ से प्रभावित होकर छुपा रहा है कुछ चीज़। और वो चीज़ थी अर्जुन का पत्र, जिसने गौतम को थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर दिया था। या अपने पिता में से उसका विश्वास उठ जाना, जो माया का है, कि जो लेटर में लिखा हुआ था ना कि गौतम ने जो पढ़ लिया था, माया ने पढ़वाया था कि अर्जुन का अपने पिता में विश्वास नहीं था, वो सब चीज़ उठ जाना। और विशेष तौर पे जो चीज़ गौतम को परेशान कर रही थी वो ये थी कि अर्जुन ने जो जन्म कुंडली का उल्लेख किया है ना, वो क्या है जिसके बारे में माया उसको नहीं बता रही है। ठीक है। तो माया के मन में इसके बाद में ये जो सीन है, इसके बाद में फिर वही माया का अकेलापन आ जाता है। माया के मन में प्रेम की बहुत ज़बरदस्त इच्छा होती है। अपनी उत्तेजित अवस्था में उसने सोचा कि गौतम बहुत गर्म है। उसने सोचा कि बरसात हो जाए तो उसे राहत मिल जाएगी। बरसात से सहन से वो धूल से घुटते ताप पीड़ित दिनों का खात्मा हो जाएगा। बारिश के लिए उसकी इतनी इच्छा तीव्र थी कि वो दिन में जो सपने देखती थी उसमें भी आकाश में बादलों को देख सकती थी। वो खुली हुई खिड़की के उस पार वो धूल भरी आंधियाँ देख सकती थी। गौतम के साथ क्या है, उसे सांत्वना की जरूरत थी। लेकिन गौतम तो जो है ना, बड़ा घृणास्पद तरीके से, निंदात्मक तरीके से व्यस्त था। मृत्यु, स्वर्ग, नर्क आदि के शाश्वत प्रश्नों के संबंध में गौतम की उदासीनता ने माया को इतना अधिक परेशान किया कि वो सोचने लगी कि यदि जो गौतम है उसको दंड स्वरूप किसी ऐसी जगह पे भेज दिया जाए ना जहाँ उसको सज़ा मिलेगी, तो वो उस पर भी कोई ध्यान नहीं देगा। इतना भावना विहीन है वो व्यक्ति, और अपने आप को स्वर्ग में पाकर भी वो डर जाएगा। माया को प्रेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन गौतम तो असंवेदनशील था। यद्यपि उसने अपने आप को उसकी बाहों में डाल दिया था। गौतम की असंवेदनशीलता और उसके व्यस्त कार्यक्रम ने उसे माया की कामना और उसकी फिजिकल नीड जो है उसके प्रति अंधा बना दिया था। अतः जो माया है वो अपने जो सपनों के जो मोर हैं उनको देखती है, उनकी कल्पना करती है, और अपने साथी की तलाश में इधर उधर मोर मोर जो है उनको चिल्लाते हुए देख सकती थी। वो मोर जो कि संभोग की क्रिया में अपने आप को लहूलुहान कर लेते हैं, एक दूसरे पर अपनी चोंच से वार करते हैं। और वो मोर जो अपने प्रियतमा की मृत्यु पर बड़ी वेदना से चीखा करते हैं। माया के सपने गौतम के सपने नहीं हो सकते थे, क्योंकि उस आदमी का दुनिया से और मेरी दुनिया में कोई संपर्क नहीं था। गौतम ये जानना चाहता था कि क्या वह अर्जुन के पत्र का जवाब देना भूल गई थी, लेकिन भूल गई जो शब्द हैं उन्होंने उसके मन में वो सब बातें उठा दी जिन्हें वह भूल जाना चाहती थी। उसने जो अल्बाइनो है, जो भविष्य वक्ता है, सूरजमुखी है, उसे उसकी अपारदर्शी आंखों की याद आई। उस हाथ की याद आई जो अंधेरी जांघों के बीच में कपड़े का जो चुन्नट थी, जो लुंगी की उसकी चुन्नट थी, उसको झटका रहा था। ये सब चीज़ें, लेकिन माया जो है वो कहती है कि मैं अपने पिता के कोमल शब्दों के जादू को भूल गई थी, जिसमें एक समय मुझे बहलाने और सांत्वना पहुंचाने का सामर्थ्य था। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे शांति प्रदान कर सके। उसे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि अब कोई भी उसे अपने पिता की तरह प्यार नहीं करता था। यहाँ उसे प्यार करने वाला कोई नहीं था। बस यही बात जो है वो माया के हृदय में बहुत ज़्यादा यातना पहुंचा रही थी। इसके बाद फिर से माया को अपने पिता के पास जाने की, अपने फैमिली को याद करने की बहुत ही अनुभूति होती है। उसके अपने पिता की बहुत याद आ रही है। वो एक बार फिर से अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है। वो चाहती है कि अपने पुराने घर में, उसके गार्डन में चली जाए, या फिर दार्जिलिंग में अपने पिताजी के साथ घूमने जाए। वहाँ पे जहाँ पे वो आगे आगे छोटे से पोनी पे चलती थी और पीछे पीछे उसके पिताजी जो अपने घोड़े पे चलते थे, उनके घोड़े का नाम क्या था? टाइफून। ये इस फैक्ट को भी याद रखना कि माया के पिताजी के घोड़े का नाम क्या है? टाइफून है। और उन फल फूल वाले पेड़, उन सब के बीच में वो जाना चाहती थी दार्जिलिंग में।
लेकिन सुख के संबंध में गौतम की तो एक ही धारणा थी, उसका तो सीधा सीधा ये मानना था कि मैं जिस संसार को प्रेम करता हूँ ना, वो प्राण घातक और एकमात्र संसार, वो जो मुझसे अलग या दूर था, वो तो गौतम के लिए अमर संसार है। जबकि माया की दुनिया को वो पागलपन मानता है। जबकि सच ये है कि उसके मन की शांति नष्ट हो गई। उसका अतीत और वर्तमान की घटनाओं पर किए जाने वाला चिंतन उसे बड़ी पीड़ा देता था। अतीत, वर्तमान, भविष्य, सत्य असत्य, ये कभी कभी आगे पीछे आते जाते हैं, बदलते हुए धूप छांव के खेल, रक्त और राख के खेल। माया इन सब चीज़ों से ऊब चुकी है और ना ही वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर पा रही है। वो कहती है कि मेरा मन तो पहले से ही हार चुका है। जैसे जैसे उसके प्रति लापरवाही बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो दुखी हो जाती है। वो मानती है कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार चढ़ा है, हे भगवान, मुझे बुखार चढ़ा है। लेकिन करूँ क्या, कोई भी तो नहीं है जो मेरी समस्या को समझे। वो ये देखती है कि उसके और उसके पति के बीच में अब कोई भी सामंजस्य का मामला नहीं है। तो इस दूसरे भाग का फिर 7वां चैप्टर आ जाता है, लास्ट चैप्टर है दूसरे भाग का। तो ये चैप्टर जो है माया के जो मानसिक विषाद है, उसको पाताल लोक से बाहर निकालने का विवरण देता है। शायद गौतम की माँ और उसकी जो बहन है, उससे मिलकर उसने जीवन को सकारात्मक ढंग से जीने का थोड़ा सा कोशिश की थी, थोड़ी सीखी थी उसने। पर अब वो तो चले गए और उसने अपने आप को फिर से उन्हीं पुरानी यादों में, नॉस्टैल्जिया में कैद कर रखा था और जीवन की वास्तविकताओं से अपने को काट रखा था। ठीक है, तो माया की मनोवैज्ञानिक स्थिति बहुत ही बिगड़ रही थी। माया ने गौर किया कि भाई ऋतु बदल रही है, ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो रही है और सब कुछ बदल रहा है। मेरी पलकों के आर पार, मेरी आंखों की महीन नसों में रेंगने वाले जो मेरे रक्त के कण हैं, वो रक्त से, वो प्रकाश से लाल हो गए हैं। इसकी वजह से ये हो रहा है कि मैं इस सुबह को, दुनिया सुबह जो हो रही है, इस दुनिया को मैं अपने रक्त से, रक्तपत आंखों से माध्यम से देख रही हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसने ये समझ लिया था कि वह अधिक देर तक अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती। यथार्थ को देखना और उसका सामना करना उसकी नियति थी। गर्मी इस तरह गिर रही थी जैसे गाढ़ा गर्म तेल हो, इससे बचा नहीं जा सकता, अतः इसकी आंखें फिर से खुल रही थी। झुलसाने वाली गर्मी ने पौधों को सुखा दिया था। बाग एक बड़ा कुचला हुआ फूल सा दिखता था और चिड़िया, मधुमक्खियाँ, बाग के केंचुए आदि खिसक कर झाड़ियों के नीचे चले गए थे। हो सकता है कि शायद ये गर्मी की वजह से मर गए हों। लेकिन अन्य रूपों में जीवन अभी भी चल रहा था। छत पर लिपटी एक छिपकली की नाड़ी धक धक कर रही थी। एक बार उसे ऐसा लगा जैसे हजारों चूहे अपनी पूंछों को फटके से खींच रहे थे। वो लंबे लंबे गंदे कीटाणु से भरे चूहे। इससे पहले कि वो स्थिर होते, वो फिर से कड़े हो गए, यानी कि मर गए। लेकिन उन चूहों ने ना तो उसका उत्पीड़न किया, ना ही उसे डराया। इसके विपरीत माया को लगा कि वे तो बुराई की प्रतिमाएं हैं जिनसे उसे लड़ना है। माया के हाव भाव में बड़ा क्रोध सा था अब इस समय, एक ऐसी बढ़ती बेचैनी जिसका हिंसा के रूप में विस्फोट हो सकता था। माया एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर, दूसरी से तीसरी पर चलती गई। वो कम होता हुआ प्रकाश खिड़की के बाहर के दृश्य को चित्रित कर रहा था, एक ऐसे संसार को दिखा रहा था जिसने माया को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने दिया, और कुछ ऐसे बदल रहा था जो कि भयंकर, अजीब और डरावना था। एक भीषण कार्टून जिसके द्वारा उस सीधे साधे और अनंत रूप में जो माया का पीड़ा थी, जो दर्द था उसके हृदय में, उसको वो मौसम जो है निकाल रहा था, उस पीड़ा को और बाहर की ओर खींच रहा था। उसे ऐसा लगा कि जैसे वह अपनी गहराई में हलचल करते करते हुए निकल रही है बाहर। ऐसा लगा कि गर्मी का जो लोहे का मुखौटा है वो उसके चेहरे पर जम चुका है, वो पीड़ा से तड़प रही है और उस मुखौटे को हटाने का साहस माया में नहीं है। लेकिन माया को इच्छा तो हो रही थी कि वो इस मुखौटे को उतार दे, और ऐसा करने के लिए वो वेट करने लगी उपयुक्त समय का। तो ये सब जो चीज़ थी, मुखौटे को उतरना जो है, यानी कि माया के जो अंदर की भावनाएं हैं वो बाहर निकलेंगी डायरेक्ट ही। वो कैसे निकलेंगी, जब वो मुखौटा उतर जाएगा। और ये सब चीज़ उसके जो चिढ़ाने वाला भय है उसके अंत का आरंभ था। तो माया जो है ये मानती है अब कि अब उसको इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए अपने आत्म में उतरना होगा, और अपने आत्म की वो तुलना करती है कुएं से। माया को उस कुएं में उतरना था। हालांकि वो कुएं की कगार पे, जहाँ पे काई लगी थी, वो गिरी थी
वो कुएं में उतरना तो चाहती थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि वो उस कगार को छुए जहाँ पे काई हो रही है, उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। पर अगर उसे अपने आत्म के कुएं में उतरना था तो उसको वो कगार तो छूनी ही पड़ेगी। माया ने अपने अतीत का विश्लेषण करना शुरू किया। वो दो भागों में बटी हुई थी। पहला तो था कि बहुत ही प्यार की स्मृति, बहुत ही शानदार जीवन उसने जो अपने पिताजी के साथ जिया था। उसने पिता ने बहुत ज़्यादा उसको प्यार किया था। वो खेलती कूदती थी, उसने जीवन के सबसे बेहतरीन अनुभव लिए थे। उसके पिता उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। माया को हर वो चीज़ मिली जिसकी वो ख्वाहिश करती थी, उसके पिताजी उसको ला के देते थे। वहीं दूसरी ओर उसने एहसास किया गौतम के साथ, जहाँ उसने केवल पीड़ा और नकारात्मकता और जिसको नकार दिया गया था माया को, शून्यता के अलावा कुछ भी एहसास नहीं किया। जहाँ उसने केवल शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से पीड़ा पाई है। तो ये चीज़ जो है, ये माया के मन में एक प्रतीकात्मक तूफान पैदा कर रही है। एक ऐसी भयानक अनुभूति पैदा कर दी इसने कि माया सोच रही है कि बाहर एक धूल भरी आंधी चल रही है और उससे भी ज़्यादा तूफान अंदर था उसके। ये तूफान धरती को झाड़ पहुंच देंगे। उन रेंगते घुटनों के बल चलते और छोटे मोटे कीड़ों को सबको खत्म कर देंगे और वो दृष्टि को और सृष्टि को जो है नष्ट कर देंगे। लेकिन ये तो अंत होने की लग रही है कल्पना, कि अब ऐसा लग रहा है कि धरती अंत हो जाएगी। और यही माया के लिए खुशी का अवसर था, क्योंकि उसने अपने जो आत्म है उसमें ये मान लिया था कि भाई संसार का, क्योंकि माया को खुद को बड़ा जीवन दुखी लगता है अपना, तो वो ये समझती है कि भाई संसार का भी अंत हो जाना चाहिए। लेकिन उस जो आनंद के एहसास हो रहा था माया को, उसमें बड़ा दुख भी था। वो कहती है कि यदि ये बंद खिड़की मुझे अपने चाबुकों की चोट और बिच्छुओं के डंक से मेरी रक्षा करती थी, तो साथ ही साथ यह मुझे ऐसी संवेदनाओं की भी अनुभूति देती है, अनुभूति देती है जिसमें जो संघर्ष का केंद्र है वो उसके पैर के ऊपर पड़ रहा है। वो एक ऐसा एहसास दे रहा है कि वो कमर तक पानी में डूब गई है और एक बहुत बड़ा सारा लाल रंग का एकदम रस से भरा हुआ तरबूज, जो कि बहुत ही गर्म है, वो तरबूज जो है वो माया को उसके जो जीवन है उसमें दुख और दर्द का एहसास करवा रहा है। किस प्रकार से कि वो लाल रंग का तरबूज और वो गर्म तरबूज, वो माया को एहसास दे रहा है कि ये लालच से भरी हुई दुनिया है, ये सब इस चीज़ के लिए ललायत होगी, ये सब इस पर कूद पड़ेंगे। लेकिन यही विचार जो है माया के मन में उस चीज़ को बहुत पीड़ा दे रहा है, इस चीज़ को लेकर के कि माया को एहसास है बाहर का तूफान जो है वो बड़ा खतरनाक है, भयंकर है। खिड़की मुझे रोक तो रही है इस तूफान को, लेकिन मैं अपने अंदर के तूफान को कैसे रोकूं? ये पीड़ा, इस पीड़ा से मैं कैसे निजात पाऊं? ठीक है। तो फिर माया ये मानती है कि भाई ये मुरझाते हुए फूल और बहके जो समय है इसका मौसम खत्म हो गया है। और जैसे ही वो इस मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों के कीचड़ से निकल के बाहर आई, उसे बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हुई। और उसे लगा कि यहाँ आनंद का महोत्सव था। मजे लेने के लिए चक्राकार घूमने वाले झूले थे, रोलर कोस्टर थे, पीतल के बैंड बाजे थे, बहुत ही फ्राइड फूड था, तले हुए खाद्य पदार्थ, उछल कूद करने वाले जोकर्स थे। और माया आखिर में उस अनंत आनंद में डूब गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो विभिन्न रंगों वाली रंगभूमि और प्रकाशों से भर रही है। वो पीछा करने वाले शैतानों से भली प्रकार सुरक्षित थी, ऐसा माया को महसूस हुआ। ठीक है। तो उसके बाद में जब शाम हो जाती है ना, तो अब जब माया ने दिन में इस तरह का अनुभव लिया है तो ऑब्वियस सी बात है शाम को उसके चरित्र में, उसके व्यक्तित्व में एक बदलाव तो आना ही था। तो उस सांझ में कुछ अनजाना अपरिचित अपरिचित सा था। जो गौरैया चिड़िया हैं, कोयल जो हैं, वो आनंद से चहक रही थी। तो माया को अपने अर्जुन की याद आई, भाई की याद आई और अपने घर की याद आई। ठीक है। और ये शब्द जो थे माया ने जो उच्चारित किए कि मेरा भाई, ये शब्द माया को उतने मीठे और गुनगुने लग रहे थे कि वो उसके अंदर हृदय तक उतर गए थे। और उसके पिता को याद करते हुए उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और वो यही सोचती है कि आखिर वक्त कैसे गुजर गया। और शाम को जो है गौतम, वो एक एकदम नई माया से मिला, यानी कि वो माया जिसका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से बदल चुका था। उसने
उसका चाय के एक प्याले से यह कहते हुए स्वागत किया कि देखो, क्या तुम्हें मालूम है कि दिन का काम समाप्त हो चुका है और अब तुम घर में हो। सचमुच उसने उस दिन बड़ा काम किया था गौतम ने। और गौतम आज अपने मकान पे नहीं, घर वापस आया था, वो भी अपनी पत्नी के प्यार के गुनगुनेपन में। उसके मन में आया, माया के मन में, कि वो गौतम की कनपटियों को छुए, उसके दर्द से राहत पहुंचाने के लिए। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, फिर भी उसने इस विचार से संतोष प्राप्त किया कि उसके मन में पति की पीड़ा से मुक्त कराने की बात आई, कि उसके मन में वो सोच रही थी कि पति को अपनी को इस पीड़ा से मुक्त कर दूं, बजाय इसके कि खुद अपने लिए वो सांत्वना की या खुशी की तलाश करे। वो फुसफुसाई कि बेचारा गौतम, अब मौसम कुछ ठंडा हुआ है। ये पूछे जाने पर कि पहले की अपेक्षा क्या ठंडा हुआ है, माया ने अपने पति को इस विषय से हटाने के उद्देश्य से कहा कि आज लगभग 1 घंटे तक की भयंकर आंधी आई थी और अपने पीछे एक शीतलता का एहसास जगाया उसने, और हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। लेकिन ये तो सब जो माया के मन में काया थी, कल्पनात्मकता थी, ये पूर्ण रूप से झूठ नहीं थी। ये सब जो है माया के अंदर जो तूफान उठा था उसको प्रतिच्छेदित करता है, उसको दर्शाता है ये पूर्ण रूप से झूठ नहीं था। और माया पहले की तुलना में शांत हो गई। एक अच्छी गृहिणी की तरह उसने अपने पति को चाय का प्याला दिया, उसकी अदालत की बातें सुनी और उसके झुके हुए चेहरे कंधे पर चिंता दिखाते हुए उसके प्रति एक ऐसी कोमलता महसूस की जैसे एक विदा होते हुए मेहमान के प्रति अनुभव करते हैं हम। उसके साथ चहलकदमी करती हुई वह नींबू के पेड़ तक आई, जिसने उसे उसके प्यारे कुत्ते टोटो की याद दिला दी। लेकिन साथ ही उसे यह भी याद आया कि उसके पति गौतम ने जिस तरह उसको शांत करने का प्रयास किया था, वो शेर से, वो दोहे से, और वो कि ये सब भौतिकतावाद है, किसी से प्यार करना, ये सब चीज़ गौतम के मन, जो माया का जो मनोभाव है उसको पूर्ण रूप से बदल दे रहा था। और ये सब चीज़ माया को और कष्ट पहुंचा रही थी। तो माया जो है ना, ये जब भी नींबू के पेड़ को देखती है, इसको फिर से वही दुख याद आ जाता है, जैसे कुत्ते का दुख। और उससे भी ज़्यादा वो दुख, वो जो गौतम का भावनाहीन और इमोशनलेस जो उस समय नज़रिया था, जो तरीका था उसका, जो बिहेव था, वो ज़्यादा मादा जो वो है, वो चीज़ ज़्यादा दुख पहुंचाती है माया को। माया को लगता है कि गौतम तो बिल्कुल मतलब बौद्धिक और आत्मविहीन आदमी है। और माया जो है, माया के मन में गौतम के लिए बहुत कृतज्ञता से मिश्रित प्रेम था। और उसने उसके सामने ये सब स्वीकार कर लिया, ये चीज़ कि जब भी वो उन नींबू के पेड़ के साथ गुजरती है वहाँ से, उसे टोटो की याद आ जाती है। लेकिन गौतम की वो जो उपेक्षा है ना, उसने, माया ने प्रेमवश ये चीज़ स्वीकार कर ली थी कि तो उपेक्षित करने वाला व्यक्ति है हमेशा ही। और लेकिन गौतम की उपेक्षा माया को आघात तो पहुंचाती थी, पर उसको सबसे ज़्यादा आघात इस चीज़ ने पहुंचाया था कि जब वो इन पेड़ों के पास चल रहे थे और माया ने इस बात को कहा कि ये नींबू के पेड़ मुझे हमेशा टोटो की याद दिलाते हैं, तो गौतम ने इतने भावना विहीन रूप से पूछा कि टोटो, ये कौन था। अब जो माया को चोट पहुंची है ना इस बात से कि ये व्यक्ति कैसा है, मतलब ज़ीरो, बिल्कुल भी भावनाएं नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी प्रेम प्यार नहीं है, कि ये अपने पेट को ही भूल गया। इस चीज़ ने माया को अंदर से तोड़ के रख दिया। और माया को ऐसा लगा कि ये शब्द इतने क्रूर थे जितना कि मृत्यु का फैसला होता है। ठीक है, तो माया जो है, जाकर माया ने अपने हाथ और मुंह धोए शीतल पानी से, ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को ठंडा कर सके। और बहुत सही होकर, वो स्थिर होकर वो गौतम के पास आई, जो कि जो है अपनी टाई को खींच के टाई में गांठ बांध रहा था। माया उसकी असफलता पर मुस्काई और उसने कहा मुस्कुराते हुए कि इस मामले में तो एक लंबे हाथ वाला बंदर ज़्यादा दक्ष होता है। किस मामले में? टाई वाले मामले में। लेकिन गौतम ने स्वीकार किया कि उसे लंबे हाथ वाले बंदर को देखने का कभी संयोग नहीं हुआ, क्योंकि उसकी दरिद्रता ने उसे कभी चिड़ियाघर में जाने या सवारी करते हुए जंगल की सैर करने वाली जो विलासिता है, जो रईसी है, इसका मौका ही नहीं दिया। माया को ऐसा महसूस होता है कि जो पीड़ाएं माया महसूस कर रही है, गौतम ने उसे सिखाई है। यही कुछ भी हो, ये उसकी शादी की असफलता नहीं थी, बल्कि उनका जीवन ही असफल है। वह सचमुच ऐसा नहीं था जो एक अचल डंक को पकड़ते हुए दिल में बदल देता है, लेकिन ये गौतम अवश्य ऐसा ही था
जिसने उसे दर्द की शिक्षा दी थी, क्योंकि असंख्य बातें ऐसी थी जब मैं उपेक्षा, एकाकीपन, हताशा की उस दीनता भरी हुई भावना से उत्पीड़ित हुई थी, जो अगर मैंने गौतम को इतना अधिक प्यार ना किया होता तो मैं इतना परेशान ना महसूस करती। गौतम से जो व्यवहार मिला था ना, वो अपने आप में एक शिक्षा थी, क्योंकि दुख का स्वाद चखे बिना जीवन अधूरा होता है। फिर भी दुख का अनुभव करने के स्थान पे ऑप्शन भी क्या है? कोई भी चिड़िया आज तक ऐसी नहीं हुई जिसने कभी किसी तूफान का या किसी पत्थर का या घाव ना सहा हो। वो मानती है माया कि मैं व्यस्क हूँ, विचारशील हूँ, मेरा सुख है, मेरा भी खुद का एक निजी स्पेस है। पर उसका उसे अधिकार नहीं है, क्योंकि गौतम ने उसको ऐसा ही सिखाया था। गौतम के बिहेवियर ने माया को ऐसा ही सिखाया था कि माया को उस चीज़ का अधिकार नहीं है कि सुख को विशेषाधिकार माना जाए। यद्यपि गौतम ने उसके साथ थोड़ी सी उपेक्षा के साथ व्यवहार किया था, फिर भी माया के मन में उसके लिए प्यार था। उसने महसूस किया कि जीवन ने उसे जीवन के साधारण और सामान्य आनंदों से वंचित किया था। फिर माया उसे छत पे ले गई, जहाँ उसे लगा कि अनंत आकाश के साथ वो एक हो चुकी है। हम एक हैं, विस्मृत नीला आकाश और मैं, ये माया कहती है। उसने बगल वाले मकान में लड़कियों को सितार बजाते हुए सुना, जबकि गौतम की उन चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी। उसे गौतम पे दया आई इस चीज़ को लेकर कि कैसा आदमी है ये, जो नींबुओं की गंध महसूस नहीं कर सकता, ना ही पेड़ों के पीछे से वो शानदार गायन को महसूस कर सकता है, और ना ही ये इतना रोमांचित व्यक्ति है कि आसमान में एक एक करके तारों को गिने। ये बेचारा गौतम, कैसा बेचारा गौतम है, बेचारा पति मेरा। और इसके बाद गौतम के अंत का एक पार्ट है आ रहा है। गौतम का अंत नज़दीक आता है, तो माया के एकांत ने माया को किस छोर पे पहुंचा दिया है, उसके अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं। कि ये जो दर्द था जो माया को अभी काटता हुआ चला जा रहा था, कि माया जो थी वो तो सौंदर्य और मान्यताओं के संसार में जी रही थी। वो संगीत और चंद्रमा को प्रेम करती थी, जबकि गौतम के तर्क के आगे वो सब चीज़ें फीकी पड़ चुकी थी। तो वो माया और गौतम जो है वो दोनों छत पे चले गए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। गौतम अपने तर्कों में खोया हुआ है, और गौतम ने एक आखिरी गलती की। आखिरी गलती क्या थी? कि माया जो है वो चांद की सुंदरता को देख रही थी, उसको निहार रही थी, और गौतम माया के सामने आके खड़ा हो गया। तो जैसे ही वो माया के सामने आके खड़ा हुआ, माया को वो चांद की जो गरिमा है, चांद का जो दृश्य है, जो बड़ा बड़ा लुभावना लग रहा था। माया अंदर से भरी हुई तो पहले से ही थी, और गौतम उसके माया के और चांद के दृश्य के बीच में आ गया, और गौतम के उस चेहरे ने माया को बहुत भयंकर तरीके से डरा दिया। तो उस डर से वो जोर से चिल्ला पड़ी, और उसने उसने जो है अपने हाथ आगे की ओर किए, हवा में आगे की ओर फेंके। और जैसे ही उसने हवा में हाथ फेंके, अब वो गौतम बूढ़ा तो था ही 70 साल का। गौतम को लगा धक्का, और गौतम छत से पड़ गया नीचे। नीचे जाकर देखा, ऊपर से देखा नीचे पड़ा हुआ था गौतम फर्श पे। नीचे जाकर देखा तो उसका काम हो गया था, गौतम का टिकट कट चुका था। तो इस तरह से गौतम का अंत होता है। ये भाग 2 का अंत है, और इसके बाद भाग 3 एक और भाग है बस इसका। और वो भाग है कि भाई माया जो है वो अपना संतुलन खो देती है, मानसिक संतुलन खो दिया माया ने। तो ये जो भाग है ना, ये माया को कहानी के उस दुखद अंत पे ले जाता है, जहाँ माया पागल हो गई है। माया जो है वो पागल हो गई है, और इसको पागल खाने भेजे जाने की बात हो रही थी। और माया ने अपना संतुलन इसलिए भी खो दिया क्योंकि वो गौतम की मृत्यु के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराती थी। तो ये भाग इस सूचना के साथ आरंभ होता है कि घर की बेटी जो है और घर की माँ है, वो दोनों अपने निवास पे आ रही हैं। घर की साफ सफाई की जा रही है। पुस्तकालय खोल दिया गया, क्योंकि जो माली के घर का उसकी भी आने की जल्दी उम्मीद थी। माली चाहता था कि वो जो घर का फाउंटेन है उसको चालू कर दिया जाए, लेकिन उसे बताया उसकी माँ ने, माया की सास ने, गौतम की माँ ने, कि अब इसका कोई सेंस नहीं है, इस विचार को छोड़ दे तू। नौकर चाकर अपने काम में भाग दौड़ रहे थे, लेकिन उनका जोश जो है वो आलतू फालतू की अफवाहों से मंद हो चुका था। गर्मियों का मौसम था, इसमें छुट्टियों वाला कोई विनोद या फिर हंसी खुशी, चहलकदमी या चंचलता नहीं थी।
ठीक है, ये ऐसा था जैसे एक बहुत खर्चीला नर्सिंग होम हो, एकदम शांत, जहाँ पे जो पेशेंट है वो आराम करते हैं। तो गौतम की माँ और जो नीरा है उसकी सहानुभूति है साहब माया के साथ में। तो जो माया की सास है उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि माँ एक छोटे अनाथ बच्चे के लिए जो अभी अभी शिशु गृह में दाखिल किया गया था। गौतम की जो माँ है ना वो शिशु शिशु गृह चलाती है, क्रीश जिसको बोलते हैं। तो वो उस छोटे बच्चे के लिए कपड़ा बुन रही थी, वो बैठी हुई थी, वो चुप थी। बीच बीच में उसके चेहरे पे घूरने का भाव आ जाता जो उसको काला कर देता था। ये खामोश शोक और गूंगा बहरा मौन का वातावरण था। नीरा ने अपने आप को एक पोमेरियन कुत्ते के साथ व्यस्त रखा। उसने टेढ़ी गर्दन करके देखा कि माँ जिस काम में व्यस्त थी वो कोई बहाना या कोई चाल नहीं था। उनके चेहरे पे संतोष था, लेकिन फिर भी थकावट के चिन्ह स्पष्ट रूप से दृश्यमान थे। ऐसा लगता था कि वे अप्रत्याशित वेदना की गहराई में डूब गई हैं। वे अपनी आकृति को सीधी रखी थी, यानी कि बिल्कुल टॉट बैठी हुई थी, सीधी बैठी हुई थी, सख्त। फिर भी यह आकृति जीवन से शून्य थी, बहुत थकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इसे काबू में रखने के लिए उन्हें बड़े तनाव की आवश्यकता पड़ रही है। वो मकान बहुत बड़ा था, बहुत सारे रूम थे उसमें, अनाप शनाप चीज़ें भरी हुई थी और बहुत ही लापरवाह तरीके से सेटल था वो, जिसको देख के ऐसा लगता था कि अभी झाड़ू और बाल्टी ले आएं, मतलब इसकी सफाई कर दें। और नीरा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि माया जैसी युवा लड़की इस घर में रह कैसे सकती है। ये घर इतना बड़ा जहाँ वो इतनी अकेली रहती है, क्या वो इस चीज़ से परेशान नहीं होती? हालांकि उन्हें इस चीज़ का वो उनको क्या पता, क्या एहसास कि जिस दर्द से माया गुजरी है उसी के चलते तो ये सब हुआ है। नीरा और उसकी माँ दोनों माया के प्रति सहानुभूति से बैठी थी नीचे चौक में। उन्होंने पूरे मामले पर बड़े जोर शोर से विचार विमर्श किया। वे पिछले 3 दिनों की चीज़ों पे बातचीत की उन्होंने, जिन पर वे पहले ही बात कर चुकी हैं। और हर बार वो वहीं आके ठोकर खा जाती, यानी कि वहीं आके रुक जाती। इस चीज़ में माया, वो जो बच्ची है, जो लड़की है माया, जो ऊपर नहीं बैठी थी, वो चल रही थी इधर, उसके धमक धमक की आवाज़ आ रही थी, उसका वो रहस्य, उसका वो बच्चों जैसी अवस्था, ये सब चीज़ें उनको बड़ा तनाव दे रही थी, क्योंकि माया जो है वो लगभग लगभग पागल सी हो चुकी थी इस इन सब चीज़ों से। तो जब नीचे नीरा और नीरा की माँ बैठ के बात कर रहे हैं, ऊपर माया अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, कभी हंस रही है, कभी कूद रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो नीरा जो है ये माया की हंसी सुन के बहुत दुखी थी। और ये जो ट्रेजेडी थी ना, ये उस समय और भी गहरी हो गई जब उसे याद आया कि वे जब यहाँ उसके पास आई थी ना, तो माया ने कितना स्नेह से इन दोनों का स्वागत किया था। नीरा को उसने कैसे गले लगाया था और कैसे उसके लिए वो चाय लेके आई थी, मिठाई लेके आई थी। और ये सब बंद हो चुका था और अब सिर्फ उसके पागलपन की आवाज़ आ रही है। नीरा और उसकी माँ ने बड़े दुख से कहा कि ये स्थिति जो है उसके परिवार के लिए भी बहुत दुख की घड़ी है और हमारे लिए भी बहुत दुख की घड़ी है। नीरा और उनकी माँ, जिन्हें जो अचानक आघात लगा था उसके कारण वो ज़्यादा कुछ ना बोल पाई। उनको अब बोलने से डर लगने लगा। नीरा इस बात का अनुमान लगा सकती थी कि उसकी माँ को कितनी चोट लगी है। वो ये निर्णय नहीं कर पाई कि क्या उसे अपनी माँ को उनकी निजी जो ट्रेजेडी है, जो सैडनेस है, जो दुख है, उनका अपना गम उसमें छोड़ देना चाहिए, वहाँ से चले जाना चाहिए, या फिर उनको गले लगाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में अंत की ओर आते हैं। ये लास्ट चीज़ है। अंत में क्या है कि दोनों महिलाएं, नीरा और उसकी माँ, भाग्य के इस आकस्मिक मोड़ से बड़ी सन्न रह गई। वो गौतम की मृत्यु से पीड़ित थी, लेकिन वो माया की वर्तमान स्थिति से भी बराबर पीड़ित थी। वे अच्छी तरह जानती थी कि माया निर्दोष और श्रेष्ठ चरित्र की लड़की है। माया ने उन्हें खुद बताया था कि मृत्यु हम में से एक की, ये जो चीज़ है मृत्यु, ज़रूरी नहीं कि हम में से किसी एक के साथ हो। यानी कि मुझे ऐसा एहसास नहीं करना है बिल्कुल भी कि मृत्यु मेरे साथ चले। मुझे जीना है, मैं तो जिंदा रहना चाहती हूँ। जबकि गौतम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे जीवन की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे तो थी। तो माया के मन में ऑब्वियस सी बात है उस ज्योतिषी का विचार रहा होगा जब उसने ये सब किया या उससे ये सब हुआ, जाने अनजाने में जो भी हुआ। तो दोनों महिलाओं को माया पे दया आ रही थी।
वो सब कुछ समझती भी थी, सब जानती भी थी, और माँ है तो बेटे को नहीं जानती होंगी कि सब चीज़ समझती हैं वो। पर वो मन पे उस बोझ को लिए हुए बैठी थी। वो बूढ़ी औरत, माया की सासू माँ, ऊपर खड़ी होकर ऊपर गई साहब माया से मिलने। माया जो इधर उधर तड़पड़ा रही थी, भाग रही थी इधर उधर, और ऊपर गई। बालकनी में माया खड़ी थी, बालकनी में ही सास पहुंचती है, और फिर दोनों अंधेरे में गायब हो जाती हैं। वो एक क्षण को मिलती हैं बालकनी में जाकर, और 1 मिनट, एक क्षण के लिए मौन होता है, फिर दोनों अंधेरे में गायब हो गई। उस समय अंधेरे के चारों तरफ मौन था। माया की जो निर्दोषिता, प्रेम की भावना, सौंदर्य की कामना और अपने जो पति के लिए शोक था, इस सब ने माया को सूली पे चढ़ा दिया था। अर्थात माया और माया की सास दोनों अंधेरे में गायब हो गई है, यानी कि दोनों बालकनी से कूद के मर चुकी हैं। तो इस तरह से माया की कहानी का दुखद अंत होता है। अब माया है, जिया है उसने अपना जीवन, सास के हिसाब से, पति के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से जिया है। पर कष्ट उसने बहुत झेले अपने जीवन में, और अपने पति के साथ नहीं पाने की वजह से, और इस दुख दर्द की पीड़ा की वजह से, इस एकांतता की वजह से उसने ये जो दुख झेले हैं, ये माया ही जानती थी कि उसने किस प्रकार गौतम के साथ, उस कठोर हृदयहीन व्यक्ति के साथ में समय बिताया था। तो इस प्रकार से इसका अंत होता है एपिसोड का, इस शानदार किताब का। इसकी पूरी वीडियोस, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसको देखिए, आप एंजॉय कीजिए। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।